हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कोरशाला। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। जानेंगे डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, किस तरीके से यूनिक वैल्यू देता है, डेफिनेट इंटीग्रल को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड इसके अलावा अपन जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है वो क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है, और कैसे डेफिनेट इंटीग्रल को जो है वो एक लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार सा ये चैप्टर जो है वो रहने वाला है बेटा, तो आप इसको जो है वो ध्यान से समझना। एंड डेफिनेट इंटीग्रल जो है एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल का। सो बहुत बढ़िया से इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, अब अपन देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअल में है क्या। तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहीं पे जो है अपने सामने आ जाती है कि डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू। बेटा जब अपन इंटीग्रल कर रहे थे तो वहां पे जो है यूनिक वैल्यू नहीं देने के पीछे जो रीजन था बेटा, वो था प्लस में सी आ रहा था। बेटा क्या आ रहा था? प्लस में सी आ रहा था। जैसे आपने किसी का भी कर दिया बेटा, प्लस में सी आ रहा था। ये जो है एक किसको बता रहा था बेटा? फैमिली ऑफ कर्व को बता रहा था। किसको बता रहा था बेटा? फैमिली ऑफ कर्व। मतलब जो भी आ गया आपके पास वो कर्व होगा और प्लस सी आ गया मींस फैमिली ऑफ कर्व, जो मैंने कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको अच्छे से समझाया है। सो फैमिली ऑफ कर्व आ रहा था, बट यहाँ पे जो है जब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे बेटा तो यहाँ पे प्लस सी जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, तो वहां पे वो क्या होगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से जो है प्लस में सी जो है नहीं आएगा। एक्चुअल में जो आपका कर्व है वही आएगा। ठीक है, और एक्चुअल में कर्व ही आएगा तो अपन उसको बोल सकते हैं कि हैज ए यूनिक वैल्यू, क्योंकि एक सिंगल कर्व ही तो आ रहा अपने पास। समझ गए? सो पहली लाइन तो अपन को ये याद रखनी बेटा कि डेफिनेट इंटीग्रल हैज ए यूनिक वैल्यू। A definite integral is denoted by, ये देख लो, इंटीग्रल लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b। बेटा ये a जो है वो लोअर लिमिट है एंड b जो है अपर लिमिट है, f of x dx। मतलब इंटीग्रल a टू b f of x dx आप सिंपली बोल सकते हो, where a is called the lower limit of the integral and b is called the upper limit of the integral। समझ में आया आपको? तो बस ये तो आपका मेन जो था कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू। अगर आपको कोई पूछता है कि भाई क्या इंटीग्रल जो है यूनिक वैल्यू देता है क्या, तो अपने माइंड में हमेशा यही रहता है कि इंटीग्रल तो यूनिक वैल्यू नहीं देगा, प्लस ही रहेगा। बट बेटा आपको भी पता है कि इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो यूनिक वैल्यू नहीं देता है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्या देता है बेटा? यूनिक वैल्यू देता है। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये आपके सामने दो जो है डायग्राम है, आप इसको ध्यान से देखो बेटा। ये जो डायग्राम है इसमें a टू b करके मैंने जो है इस एरिया को जो है वो बाउंड कर दिया। मींस मेरे को जो लिमिट जो मैंने सेट की है वो x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b एंड कर्व एंड x एक्सिस। देखो ये अपना कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x ले लो, ये अपना x एक्सिस है। ठीक है, और ये x इक्वल्स टू a और ये x इक्वल्स टू b। बेटा इससे बाउंडेड जो एरिया है उसको मैं ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए, क्योंकि ये बाउंडेड एरिया। बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल में ऐसी कंडीशन बनती है, देख लो डायग्राम सेकंड देख लो। इनडेफिनेट इंटीग्रल जो स्टार्ट तो हो रहा है बट इनडेफिनेट है, पता नहीं है, बाउंडेड नहीं है बेटा। और मैं आपको अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं थोड़ा सा आगे चल के कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये जो सारी चीजें हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में जो एक्चुअल में अपन को चाहिए होता है बाउंडेड रीजन, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें वो आपको बताने वाला हूं। सो ये आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल में, और जबकि यहाँ पे जो है फ्रॉम ए टू बी जो है वो क्लियरली आपको जो है वो शो होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं क्या है डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल को बेटा है अपन दो तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो डेफिनेट इंटीग्रल को जो है अपन दो तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है वो है आपका लिमिट ऑफ सम। आप इसको जो है वो लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर लिमिट यहाँ पे कहाँ पे आई, तो वो मैं अभी आपको जो है वो अच्छे से समझाने वाला हूं। आप सिर्फ ध्यान से समझना, एक पूरा थ्योरम है बेटा और बहुत शानदार है, बहुत जो इजी लैंग्वेज है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में आप कैसे बता सकते हो। बहुत ही बढ़िया शानदार सा है। एंड सेकंड है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल अगर आपका एंटी डेरिवेटिव है तो आप इसको एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में भी बता सकते हो। बट जब आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हो मींस इंटीग्रल, तो इसके ऊपर आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होती है बेटा? लिमिट लगी होती है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये जैसे आपके पास आ गया इंटीग्रल f ऑफ x dx। अच्छा, ये आप इसका इंटीग्रल करोगे मींस एंटी डेरिवेटिव करोगे बेटा, सो एंटी डेरिवेटिव ही आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये डेफिनेट इंटीग्रल है मींस यहाँ पे a टू b है आपके पास लिखा हुआ। सो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो आप खाली इसका एंटी डेरिवेटिव अगर फाइंड भी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं खाली एंटी डेरिवेटिव जो है फाइंड करके छोड़ दिया बेटा, नहीं।
आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है बेटा। किस तरीके से? क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव बेटा एफ आएगा। क्या आएगा? एंटी डेरिवेटिव एफ आएगा, मींस इंटीग्रल एफ आएगा। सो अब आपको पता है कि यहाँ पे लिमिट लगी हुई बेटा, लिमिट ए टू बी लगी हुई, तो आपको जो है वो क्या करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना बेटा। मतलब जो भी आपका फंक्शन आया उसमें से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपर लिमिट माइनस फंक्शन की जो वैल्यू है बेटा लोअर लिमिट में, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप डेफिनेट इंटीग्रल को दो तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये मैंने मोटा मोटा आपको यहाँ पे बता दिया कि दो तरीके से जो है आप डेफिनेट इंटीग्रल को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इधर एज द लिमिट ऑफ ए सम, या तो आप लिमिट ऑफ सम के रूप में बता सकते हो, और इफ इट हैज एंटी डेरिवेटिव एफ, अगर ये एंटी डेरिवेटिव है मींस सीधा सीधा आपको इंटीग्रल निकाला है आपने, तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। तो दो तरीकों से आप इसको बता सकते हो। अभी मैं जो है आपको दोनों ही जो है वो डिटेल से बताने वाला हूं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। अब डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ ए सम की फॉर्म में अपन बताते हैं बेटा। चलो अब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाला जो है मेथड है बेटा। चलो ये जैसे मैंने कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया बेटा, एक्स एंड वाई, ओके, ये आपका ओ बेटा, मैंने कोई कर्व ले लिया, ठीक है। अब कर्व आप कोई भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा है, मैंने तो ये ले लिया यहाँ पे, ये मैंने कोई कर्व ले लिया, ठीक है। अब मैंने बाउंडेड जो एरिया चुना बेटा वो मैंने ये चुना x इक्वल्स टू ए, मतलब यहाँ पे ऐसे मान लो a लिख रहा हूं मैं, है ना, फ्रॉम a टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा b, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो बाउंडेड एरिया तो लेके आना है ना। अब मैं आपको लिमिट ऑफ सम बताना, इतना इजी वे में बताने वाला हूं इस थ्योरम को, आप बोलोगे एक्चुअल में ये था, जबकि आप बुक में देखोगे डेफिनेटली मैं मानता हूं कि मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली, क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की वो इस तरीके से यूज की बेटा कि मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम उसको देखते हो ना, फर्स्ट हो गया 2 या 3 बार ही आप उसको देखते हो ना, तो भी वो ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में किया क्या है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ओरिजिनल जो है वो चीज क्या थी। सो ये मैंने यहाँ पे बाउंडेड कर दिया। किससे बाउंडेड है बेटा? एक तो ये कर्व से बाउंडेड है। कर्व कौन सा बेटा? तो वो है मेरा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बेटा, ठीक है। चलो ये a टू b है बेटा, क्लियर है, डन। अच्छा अब मैं आपको कुछ इसके लिए कुछ जरूरी चीजें बता रहा हूं बेटा, जो आपको ध्यान में रखनी है। मुझे ये बताओ कि मैं ये जो बाउंडेड रीजन है इसको मैं क्या करता हूं बेटा, n पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। अच्छा मुझे बताओ कि कोई चीज को अगर n पार्ट में आपको जो है स्प्लाइट करनी है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो भी मानो, तो आप यहाँ पे लाइनें कितनी खींचोगे इसको स्प्लाइट करने के लिए? तो जितने पार्ट में डिवाइड करना है, मुझे ये बताओ, जैसे ये पार्ट है, इसको मेरे को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा। सो देखो इधर देखो, यहां से समझना, जैसे मेरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, कोई भी, जैसे मेरे पास कोई चीज पड़ी है तो मैं कितनी लाइनें खींचूंगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4। एक मिनट रुको, आप ऐसे समझो इसको, आप इसको इस तरीके से समझो कि मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, n पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सो n पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है बेटा, जैसे मैं ये a जो है इसको मैं क्या लेता हूं बेटा, x0 ले लेता हूं। क्या ले रहा हूं बेटा, x0 ले रहा हूं। अब यहां पे एक और लाइन खींच ली मैंने, इसको मैं क्या ले रहा हूं बेटा, x1 ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे कैसे, x2 ले रहा हूं। इधर समझो, अब जैसे देखो लाइनें मेरे पास टोटल कितनी है, 3 लाइनें खींची मैंने यहाँ पे, और पार्ट कितने हुए, 1 और 2। समझ रहे हो? मींस अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन खींचूंगा, मतलब 4 लाइन्स हो जाएगी अपने पास, तो पार्ट कितने हो गए, 1 2 और 3। सो जितनी अपने पास लाइन्स है उससे कम अपने पास एक कम कितने होंगे बेटा, पार्ट्स होंगे। मींस अगर यहाँ पे मेरे को n पार्ट करने, टोटल लाइनें कितनी होनी चाहिए बेटा, n+1 होनी चाहिए। समझ रहे हो? कितनी होनी चाहिए, n+1, जो मतलब यहां से इसको काउंट करते हो। अच्छा n+1 होनी चाहिए। अगर मैं 0, ये तो तब होनी चाहिए जब मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं बेटा तो आप बोलोगे सर n होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो वो क्या हुआ, n+1 ही हुआ ना बेटा। 1 से n तक टोटल काउंटिंग करोगे तो कितना होगा, n होगा। अगर मैं 0 भी इसमें ऐड कर लेता हूं, 0 से स्टार्ट करता हूं, कितना हुआ, n+1 हुआ ना। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, x0 x1 x2, लास्ट में बेटा b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, xn आ जाएगा। समझे ये चीज? तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या किया है। अभी जब आगे वैल्यू रखेंगे वहां पे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक में आपके एक ही मेथड बता रखा है, मैं आपको जो है वो 2 तरीके बताना चाहता हूं। बुक में सिर्फ लोअर लिमिट से इसको सॉल्व किया हुआ है,
पर मैं आपको अपर लिमिट से भी सॉल्व करना बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को अपर लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी ये सारी चीजें आपको पता नहीं पड़ रही होगी, सर किस बारे में बात कर ले, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये क्या है, तो मैं अभी आपको जो है वो आगे रिजल्ट दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि सर ने ये बात बोली थी। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मुझे क्या होगा बेटा, कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, एक पार्ट लेना पड़ेगा मेरे को। ये मैंने ले लिया एक्स आर माइनस 1, ये एक्स आर मीन्स जैसे 2 है तो 1 है, यहाँ पे 3 है तो 2 है, सो आर है तो आर माइनस 1 है बेटा। ठीक है, अब देखना आप, इस पिलर को आप देखना, जो ये पार्ट है एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, इसको आप देखना है, ठीक है ना। अब इससे पहले कुछ जरूरी रिजल्ट जो है बेटा, उसके बारे में अब जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार बोलते हैं बाउंडेड एरिया जो है, बाउंडेड एरिया उसको डेफिनेट इंटीग्रल में अपन बता देते हैं। सो बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा आपको क्लियर करने के लिए। इधर देखो, लेट्स सपोज कि आपके पास जो है बेटा, आपके पास कुछ इस तरीके से जो है, जैसे y इक्वल टू 2x है बेटा, क्या है, y इक्वल टू 2x है। मुझे बताओ, अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हो बेटा, x इक्वल टू 1 रखोगे, ठीक है ना, सो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कितनी आएगी बेटा, तो 2 आएगी, 2 आएगी, ठीक है ना। ये y इक्वल टू 2x है। अगर आप x इक्वल टू बेटा 2 रखते हो, क्या रखते हो, 2 रखते हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा कितनी आएगी, 4 आएगी। मीन्स ये आपके पास 2 हो गया और ये आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। और ये कितनी है बेटा, 2 माइनस 1 1 ही है बेटा आपके पास। अब समझना इस चीज को, ये आपके लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे एक अपने पास ट्रेपीजियम बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, एक ट्रेपीजियम बन जाता है। अच्छा मुझे बताओ उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपको ज्योमेट्री से बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। सो आप मुझे बताओ कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बेटा, क्या 2 + 4 एंड उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको, ठीक है। कितनी है बेटा, 2 और 1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 2 - 1 1, ओके। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 × 6 × 1 ओवरऑल आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, जो भी है आपके पास। ये तो था ज्योमेट्री से। क्या डेफिनेट इंटीग्रल से भी इसको कर सकते थे, क्योंकि अपन बार बार एरिया ही तो बोल रहे हैं। अब मैं आपको जो है वो क्लियर करना चाहता हूं, यहां पे आओ, अगर आप लिमिट लगाओ, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, सो 1 to 2 और ये आपने लिख दिया f(x), क्लियर। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको। सो ये 1 to 2 कर दिया बेटा। हालांकि ये जो चीज है वो आप कैलकुलस का सेकंड थ्योरम पढ़ते हो उसके बाद की है, पर मैं जो है आपको एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूं। अब आप क्या करोगे बेटा, f(x) जो है वो आपका कितना है बेटा, 2x है और ये dx है। अच्छा आपको ही पता है 2x का जब एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो x² आएगा और ये 1 to 2 आएगा, क्लियर। अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाते हो बेटा, मींस x की जगह आपको वैल्यू रखनी होती है। सो 2² - 1², दैट मींस 4 - 1 बेटा कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट। बताओ मुझे आया नहीं आया। सो एक डेफिनेट इंटीग्रल को इसीलिए तो बोलते हैं कि एक बाउंडेड रीजन की फॉर्म में आप बता सकते हो, ये आपका बाउंडेड रीजन है बेटा, ये जो है ये आपका बाउंडेड रीजन है, समझ रहे हो, ये बाउंडेड रीजन है आपका। सो इसीलिए तो बोलते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल को एक बाउंडेड रीजन की फॉर्म में बता सकते हो। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने एक पर्टिकुलर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता देता हूं, हर चीज का एक प्रूफ होता है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये मान के चलना कि हर एक चीज का एक प्रूफ है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। मैं तो ये बोलूंगा, मैं तो हर चीज का आपको प्रूफ बताने वाला हूं कि ये चीज है वो इस तरीके से हुई थी। ऐसा कोई अपने बीच में नहीं आएगा कि मैं वहां पे डायरेक्ट आपको लिखवा देता हूं। हाँ अगर बहुत ज्यादा हायर क्लासेस की बात है तो आपको वहां जाके वो चीज पता करनी चाहिए, बट अगर कुछ चीजें ऐसी है जो जानना जरूरी है तो उसको मैं हमेशा ही जो है आपको बताने वाला हूं। बस कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करें बेटा, ये तो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि आप इसको जो है वो बता सकते हो। किसको, कि एक एरिया जो है जो ज्योमेट्रिकली अपन ने बताया तो 3 स्क्वायर यूनिट आया, आप उसको जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में भी करते हो बेटा तो आपके पास 3 स्क्वायर यूनिट आता है। अब बात आई कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जैसे कार्टेशियन आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, ये आपका कर्व है बेटा, मुझे बताओ कि आपने ये बाउंडेड एरिया लिया, ये A to B आप जो भी मानो। अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट लेता हूं बेटा, ये वाला, ये पार्ट लेता हूं, ये पार्ट में इतना माइनर लेता हूं, इतना माइनर लेता हूं, ये जो पार्ट मैंने यहां पे सेलेक्ट किया ना बेटा, ये वाला, ये पार्ट इतना माइनर लेता हूं कि ये जो कर्विकल पार्ट आ रहा है ना, ये कर्विकल पार्ट आ रहा है ना बेटा, ये स्ट्रेट हो जाए बेटा, समझ रहे हो। स्ट्रेट हो जाए का मतलब है अभी आपके पास जो ऊपर से ये हिस्सा आ रहा है ये इस तरीके से आ रहा है, बट
ये इस तरीके से आ रहा, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस पार्ट को और छोटा ले लो तो अब ये हिस्सा इतना सही तो आएगा। अगर आप इसको और नियर भी लेके आते हो, ठीक है, तो एक टाइम के बाद ये जो है वो ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई कर्व है और आप इसको एन पार्ट्स में इतना डिवाइड कर लेते हो, तो आपको भी पता है कि एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि वो जो है वो स्ट्रेट लाइन आना स्टार्ट हो जाती है, मींस स्ट्रेट आना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पे ये कर्विकल पार्ट है, अगर मैं इसको इतना 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 इतने पार्ट कर लूं बेटा, ठीक है ना, मींस मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं इसको इतना सा मतलब थिन कर लूं कि ऊपर से जो कर्विकल पार्ट है बेटा, वो जो ऐसे ऐसे हो रहा था कर्विकल पार्ट, मतलब ये देखो मेरे हैंड को यहाँ पे देखना कि ये जो कर्विकल पार्ट ऐसे हो रहा था, एक टाइम के बाद जो है अगर आप इसको जैसे जैसे छोटा करोगे ना, तो एक टाइम के बाद ये जो है वो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि कर्विकल पार्ट आप उड़ाते जा रहे हो, एक टाइम के बाद जो है वो ये स्ट्रेट आना शुरू हो जाएगा। समझे? तो यहां पे स्ट्रेट आने के बाद मुझे बताओ, जैसे आपके पास यहां पे स्ट्रेट आ गया बेटा यहां पे एक टाइम के बाद, तो मुझे बताओ अगर आप ये डिस्टेंस लेते हो बेटा, ये जो है माइनर डिस्टेंस है, इसको आप जो है dx से लिखते हो। किससे? dx से। और ये जो, अच्छा ये मान लो कि आपके पास जो ये l इंटू बी, अब आपके पास रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि ये आने के बाद अपॉन में तो आप ये जो यहाँ पे तो जो था आपके पास वो तो एक्स एक्सिस था, सो ये एक रेक्टेंगल पार्ट बन गया। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया जो होता है बेटा क्या होता है? l इंटू बी होता है। सो अगर आप इसको l लेते हो, मुझे बताओ, सो ये l जो है वो क्या होगा? जो y एक्सिस की डिस्टेंस होगी। y एक्सिस की डिस्टेंस क्या है बेटा? तो आपने जो वैल्यू रखी होगी, तो वैल्यू रखने के मतलब f ऑफ x मान लो ना आप, y इक्वल टू f ऑफ x है आपकी, जो भी आप वैल्यू रखोगे वो वहां पे आ जाएगी। सो अगर आप यहां पे l इंटू बी लगाने जाते हो बेटा, तो ये जो है ये आपकी क्या है बेटा? y एक्सिस की डिस्टेंस है, मींस y, और ये आपका क्या है बेटा? ये बहुत माइनर है, इसलिए इसको क्या लिया बेटा? dx लिया। क्या लिया बेटा? dx। सो ओवरऑल अगर अपन देखे जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे l इंटू बी लगाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल y dx। अच्छा इंटीग्रल क्यों? क्योंकि इस पार्ट का ऐसे ऐसे n पार्ट्स है बेटा अपने पास, n पार्ट्स है अपने पास। सो इंटीग्रल कहां से कहां तक बेटा? a टू b, ये इसका जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है बेटा, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। अब मुझे बताओ, ये इतना बताने के बाद क्या आपको दिक्कत आ रही है कि एक एरिया को जो है वो आप जो है एक एरिया को जो है बाउंडेड रीजन जो है उसको आप एक डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में बता सकते हो? बेटा मैंने आपको दो प्रूफ दे दिए, एक आपका जो है वो थ्योरेटिकल और एक आपका जो है वो प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा इससे आगे जाते हैं अपन। ये जो था वो था आपका बिल्कुल बेसिक, ताकि आपको जो है वो डायरेक्ट ये सब चीजें नहीं बता पड़े कि सर ने बता दिया हो गया था। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज का प्रूफ होता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। अब मुझे बताओ आप यहाँ पे, मैंने जो है ये पिलर देखना, ये पार्ट देखना, एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे जो है वो एरिया जो है ये एक बाउंडेड रीजन है पूरा ही पिलर, पर यहाँ पे जो एरिया आ रहा है बेटा वो एरिया जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। कैसे बेटा? तो एक देखो मैं यहाँ पे जो है मार्किंग कर रहा हूं बेटा, जैसे अगर मैं इसको ए ले रहा हूं और इसको अगर मैं बी पॉइंट ले रहा हूं, सो ये बेटा क्या हो जाएगा? सी पॉइंट, ये बेटा क्या हो जाएगा? डी पॉइंट, ये हो जाएगा ई पॉइंट, ये हो जाएगा एफ पॉइंट, और ये वापस आपका ए पॉइंट। मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कि एरिया ए बी सी एफ ए, ये जो अपर में है, एफ से नीचे नीचे, ये एरिया एक पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट ए बी सी डी एफ ए, मीन्स ये जो डी पॉइंट है ये कर्विकल पार्ट का नीचे नीचे का है वो पॉइंट। क्लियर? 2 एंड 3 जो है ये पूरा ही पिलर। ये यहां पे कितने एरिया है? टोटल 3 एरिया जो है मैंने आपको बताया। कौन कौन से बेटा? ए बी सी एफ ए। डन। ए बी सी डी एफ ए, सेकेंड ये हो गया। ये जो देखो फर्स्ट तो जो था वो ये था, सेकेंड जो था वो ये था, और थर्ड जो था बेटा वो ये है पूरा। अब तो समझ गए आप, और तीनों इन पॉइंट से तो ऐसे ही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? मुझे ये बताओ। ये सो फर्स्ट एरिया तो यही है जो एप से जो है वो नीचे नीचे बेटा, और ये जो देख लो ये डी से ऐसे है, और ये डी, और ये ई। अब तो समझ गए बेटा, ये एफ से है, ये डी एफ से नीचे नीचे, और ये जो देख लो डी और ई। क्लियर हुआ? अब कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से स्टार्ट होता है कि लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में अगर आपको बताना है, सो चीजें यहां से स्टार्ट होती है। अब किस तरीके से बताना बेटा? सो अगर ये करो, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो एसेंशियल है बेटा वो कर लेते हैं। आइए समझते हैं क्या। देखो यहां पे देखो आप, अगर आप इस इंटरवल जो है बेटा, ये गैप जो है इसको अगर आप एच लेट करते हो, आपने इक्वली जो है डिवाइड किया इन पार्ट्स में, अगर आप इसको एच लेट करते हो तो ध्यान से समझना कि अपने पास यहां पे बेटा क्या है,
a इक्वल टू आपने लिया है, क्या लिया बेटा, x0 लिया, एंड b इक्वल टू बेटा जो है आपके पास क्या है, xn। ठीक है, अब यहां पे देखो x1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, तो x1 जो है वो क्या होगा बेटा, ये x1, ये क्या हो जाएगा बेटा। सो अगर आप x0 में h को ऐड करते हो तो x1 आएगा कि नहीं आएगा, सही है। ये जो है वो क्या है बेटा, ये है आपका a प्लस एच है बेटा, क्या है, a प्लस एच, x1 इज इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है, x2 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस 2h होगा कि नहीं होगा, देख लो x2 यहां पे, तो ये a जो है, या फिर x0 में h और h2h जोड़ दिया तो x2 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर अपन चलते रहे तो xn इज इक्वल टू बेटा जो है वो क्या आ जाएगा, a प्लस nh आएगा, सही है। xn जो है बेटा वो क्या है मुझे बताओ, xn जो है बेटा क्या है, b है, कहां से, तो यहां पे देख लो xn क्या है, b है, ये पता पड़ा। चलो अगर आप यहाँ पे NH की वैल्यू निकालते हो बेटा, तो NH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, B माइनस ए आएगा, और अगर आप यहाँ पे N की वैल्यू निकालते हो तो बेटा वो जो है वो क्या आ जाएगा, B माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, या फिर आप H की वैल्यू निकाल दो। ये आपको एक काम करना है, किसके लिए बेटा, इन जो आपने इनको स्प्लाइट किया है बेटा, इनको आपने डिवाइड किया इनटू n पार्ट्स, इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब शुरू करते हैं तैयारी। क्या कि सर आपने अभी तक बात की थी ये एरिया की, कि यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है बेटा 3 रीजन बन रहे हैं एरिया के। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, we see that क्या कि एरिया ऑफ ए बी सी एफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ ए बी सी डी एफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ ए। बेटा देखना कोई गलती नहीं हुई हो, मुझे बताओ कि ये जो एरिया था, एरिया ऑफ ए बी सी एफ ए, ये लेस देन होगा किससे, इससे थोड़ा सा बड़ा, कौन सा, ए बी सी डी एफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ टोटली ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए। डन, इतना समझ में आया ना, तो मतलब ये मान लो कि आपको सारा समझ में आ गया। सो ये मैंने यहां पे लिख दिया, क्या बेटा, कि इसमें जो एरिया है ये जो है वो लेस देन होगा ये सेकंड, एंड ये लेस देन होगा थर्ड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो है वो आपको काम करना पड़ेगा बेटा, क्या कि यहां पे जो है ये तो बात हुई है किसकी बेटा, एरिया, जो अपने एक पर्टिकुलर पार्ट लिया था, जो पिलर जो मैंने आपको बताया ना, ए बी सी डी ई एफ ए पिलर जो बताया बेटा, उसके बारे में बात हुई। सो अगर अपन पूरे के लिए बात करें, ये तो पर्टिकुलर एक के लिए बात करते हैं, अगर अपन पूरे के लिए बात करते हैं, मींस n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, अगर अपन क्या करते हैं बेटा, n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप ध्यान में रखना कि देखो क्या हो जाएगा, इफ वी टेकिंग होल बाउंडेड रीजन। अब समझना कि अगर अपन पूरा बाउंडेड रीजन है उसको लेते हैं बेटा, मींस n टेंस टू इन्फिनाइट, कितना है बेटा, इन्फिनाइट तो है, इन्फिनाइट पार्ट ही तो है बेटा, ये कितने हैं, इन्फिनाइट पार्ट, मतलब n टेंस टू इन्फिनाइट, मतलब आपने इतने पार्ट किए थे, मैंने नहीं बोला था कि आप जो है इन्फिनाइट ले लो पूरा का पूरा, मतलब n पार्ट किए थे। अगर आप इसको और पतला और 3 करते जाते हो, मतलब इतने पार्ट्स कर लिए आपने इसके, इस बाउंडेड रीजन के, तो अब देखो क्या होता है बेटा, देन s टेंस टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, इधर देखो, यहां पे आ जाओ, कि अगर आप n टेंस टू इन्फिनाइट करते हो बेटा, s टेंस टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये क्लियर हुआ आपके। अब समझो यहां पे, आपको समझना है, क्या समझना है बेटा, अब देखो, अगर आप इसको
अगर आप इसको जैसे बात करें टोटल होल रीजन के लिए बेटा, तो आपने इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो बेटा यहाँ पे भी जो है अपन ने तो एक पर्टिकुलर पिलर लिया था बेटा, अपन ने भी यहाँ पे पर्टिकुलर एक पिलर लिया था। पर अगर आप इसके सारे ही पार्ट्स लेते हो, क्योंकि इसके कोई जरूर नहीं है, तो पर्टिकुलर पिलर यहाँ पे भी बनेगा, ये सीन यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे बनेगा, सब जगह बनेगा। सो अगर आप इनको जो है बेटा क्या लेते हो, जो ये लोअर एरिया जो आ रहा है बेटा, तो अगर आप इनका सम बेटा क्या ले लेते हो, स्मॉल एस एन ले लेते हो, क्योंकि ये सीन सिर्फ इस वाले इंटरवल में ही नहीं आएगा बेटा। ये आप मान के चलना कि ये जो सीन क्रिएट हो रहा है ये सिर्फ यहां ही नहीं आएगा बेटा, ये सब जगह आएगा ये। सो सब जगह आएगा बेटा। तो अगर अपन बात करें किसकी, इस वाले एरिया की, ए बी सी एफ है, मींस ये जो लोअर रीजन जो आ रहा है, जो सब जगह आएगा बेटा, अगर इनके सम को अपन क्या लेवे बेटा, स्मॉल एस एन से डिनोट करें तो, ठीक है ना। अगर इनके सम को बेटा किस से डिनोट करें, अगर ये जो है लोअर रीजन का जो सम है बेटा, इसको अगर स्मॉल एस एन से डिनोट करें तो डन, लेस देन, अब समझना, यहां पे मैं लाइन लिख दूंगा अभी, ठीक है ना। एस एन डिनोट्स द सम ऑफ ऑल द लोअर रीजन्स, ठीक है ना। ये तो हो गया। अच्छा इसकी बात करें बेटा, ये एरिया ऑफ ए बी सी डी एफ है, ए बी सी डी एफ है, मतलब ये कर्विकल पार्ट का। अच्छा कर्विकल पार्ट जो था, मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि जब भी कर्विकल पार्ट इस तरीके से आता है आपके पास, ठीक है, कि जब भी ऐसे कर्विकल पार्ट आता है, जैसे ये कोई कर्व में था और आपके पास इस तरीके से था, तो मैंने क्या बोला बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ए टू बी लिख सकते हो, बाउंडेड रीजन है। सो कर्विकल पार्ट के लिए तो आप लिख ही सकते हो, कब लिख सकते हो, जब अपन बात कर रहे हैं सबकी बेटा, जब अपन बात कर रहे हैं होल की, ठीक है ना। सो इसको जो है मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन, समझ में आया ना। ये तो कर्व वाला पार्ट है बेटा। अगर आप इसके सारे के सारी चीज लेने जाओगे, टोटल क्या बन जाएगा बेटा, अगर आप जो है इस वाले के लिए, मिडिल वाले के लिए सब में ही अगर लेने जाते हो बेटा, मिडिल वाले के लिए सब में अगर लेने जाते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहां से यहां तक ये पूरा आ जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, सो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही तो लिख सकते हो, अभी अभी आपको बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। इज लेस देन, इज लेस देन क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ है, मतलब जो हायर वाला है बेटा। अब हायर वाले को अगर आप कैपिटल एस एन से डिनोट करें तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर हुआ। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, डिनोट्स द सम ऑफ एरिया ऑफ हायर रीजन। ये बात समझ में आएगी नहीं है बेटा, ये जो है किसके सम को रिप्रेजेंट करा बेटा, सम क्यों लिया, क्योंकि अब अपन मैं बात कर रहा हूं, मैं इस n टेंड्स टू इनफिनिट, अभी तक n पार्ट किए थे, अब मैं इनफिनिट के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। सो उसके लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, देन s टेंड्स टू 0 हो जाएगा वहां पे। तो वो तो छोड़ो तुम, s टेंड्स टू 0 पर यहां पे तो देखो तुम, n टेंड्स टू इनफिनिट की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा क्या आएगा वहां पे। सो यहां पे अगर मैं पूरे एरिया की बात करता हूं, तो पूरे एरिया की बात करता हूं, होल एरिया की, तो बेटा ये यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा कि नहीं आएगा, सम ही आएगा, क्योंकि लोअर पार्ट है सारा का सारा। मींस अगर अपन इस डायग्राम को इस बड़े लेवल पे देखना चाहे बेटा, ये तो अपन ने एक पार्ट लिया है इसका, अगर इसको मैं बड़े लेवल पे देखना चाहूं तो मेरे पास ये आएगा, ये जो यहां से लगा के ये लोअर एरिया, फिर ये कर्विकल पार्ट, एंड फिर ये जो है हायर वाला आएगा। सो लोअर पार्ट के लिए बेटा क्या आएगा, उसका सम ही आएगा, ठीक है। फिर ये कर्विकल पार्ट जो कि मैंने ए टू बी करके लिख दिया। सो ये जो थी वो समझने वाली बात थी, अगर आपको इतना समझ में आ गया ना तो फिर हो गया सारा काम। अब बढ़ते हैं आगे, समझाता हूं थोड़ा सा और आगे कि क्या करना है बेटा। अब आपने ये स्मॉल एस एन, कैपिटल एस एन जो है, ये सारी चीजें तो लिख दी, बट है क्या ये। सो बात करते हैं स्मॉल एस एन की। नाउ बेटा स्मॉल एस एन जो है, स्मॉल एस एन वो जो था लोअर रीजन जो थे उसके लिए बात कर रहे बेटा। अब मुझे आप बताओ कि लोअर रीजन में सभी लोअर रीजन जो थे वो आ गए। अगर मैं बात करूं इस फर्स्ट वाले की बेटा, ध्यान से समझना, ये जो फर्स्ट इंटरवल है जो है, या फर्स्ट पार्ट जो इसकी बात करूं, मींस x0 से x1, सो इसके लिए अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसके लिए रेक्टेंगल तो बनेगा ही, क्योंकि ये रेक्टेंगल ही तो बन रहा है नीचे नीचे, f और c से नीचे। सो क्या होगा, l इंटू बी होगा। अच्छा अगर आप b की बात करो, मतलब आपकी जो ब्रेड्थ है उसकी बात करो, तो बेटा वो तो आपकी कितनी h है, h है या नहीं है, ये कितनी है बेटा, ये h है। मैं इसकी बात कर रहा हूं फर्स्ट वाले की, कितनी है h।
और अगर मैं इसकी लेंथ की बात कर रहा हूं बेटा, तो लेंथ इस वाले की अगर आप लेंथ बतानी है तो आप क्या बताओगे, सी बी बी सी बताओगे या फिर ए एफ बताओगे। अच्छा, बी सी किसके बराबर, ए एफ के बराबर, और ए एफ जो है बेटा क्या होगा, जो कि आपके वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है। सो इसके सेंस में अगर मैं बात करूं तो मैं ये वाला पॉइंट थोड़ी लूंगा, मेरे को अगर लोअर रीजन चाहिए तो बेटा मैं यही तो पॉइंट लूंगा, क्योंकि सारा ये जो है इस लोअर वाले पॉइंट से तो स्टार्ट होता है ये नीचे वाला रीजन। सो मैं ये पॉइंट लूंगा। तो मेरे पास अगर मैं L इंटू बी करता हूं बेटा, तो L इंटू बी के अकॉर्डिंग मेरे पास लेंथ जो है बेटा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहां पे जो लेंथ आएगी, ये वाई एक्सिस की जो लेंथ आएगी बेटा वो। अच्छा, वाई एक्सिस की जो लेंथ क्या आएगी, आपने x जीरो रखोगे तो यहां पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो आएगा बेटा। क्या आएगा, ये आप यहां पे x जीरो रखोगे तो y एक्सिस की डिस्टेंस आएगी। मुझे ये बताओ, x की कोई वैल्यू रखते तो y की वैल्यू आती है, सो y की वैल्यू होती है। तो अगर आपको ये फाइंड करनी ये वाली लाइन, क्योंकि आपको लोअर रीजन निकालना है, ठीक है ना, आपको लोअर रीजन निकालना है, तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले के लिए आपने ब्रेड तो बता दी कि सर h आएगी, बट लेंथ क्या आएगी। सो लेंथ की अगर अपन बात करें बेटा, तो लेंथ जो है वो इस वाले पॉइंट से जो स्टार्ट होगी बेटा, देखो यहां पे ऐसे बनेगा लोअर रीजन, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो लेंथ आप यही तो लोगे, ये जो है वो क्या आएगी, तो आप जो है x जीरो रखोगे बेटा, जो ये फंक्शन है आपका f ऑफ x है बेटा, ये f ऑफ x है, ये आपका फंक्शन है y इक्वल टू, इसमें आप क्या रखोगे, x जीरो रखोगे तभी तो y की वैल्यू आएगी। सो आप x जीरो रखोगे तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, तो आपके पास कितनी आएगी बेटा, x जीरो आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ, आएगी। बस एग्जैक्ट यही समझना था आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इंटरवल की मैं बात करूं, जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसके लिए मेरे पास क्या है, L इंटू बी करूंगा तो बेटा आएगा H इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो बेटा। अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो मेरे पास ब्रेड तो सब जगह H इक्वल ही ले रखी थी, बट H इंटू इसके लिए जो वैल्यू आएगा बेटा, अब मैं किसकी वैल्यू रखूंगा, आप मुझे बताओ, अब मैं किसकी वैल्यू रखूंगा इसके लिए, अगर लोअर पार्ट निकालना है x1 x2 में, तो मैं क्या रखूंगा, x1 की तो रखूंगा बेटा, रखूंगा कि नहीं रखूंगा। इसके लिए पार्ट कौन सा बन जाएगा, ये बनेगा, ये लोअर पार्ट बनेगा बेटा, तो क्या वैल्यू रखूंगा, x1 ही तो रखूंगा, समझे, क्या रखूंगा, x1। मतलब लोअर रीजन में इतना तो फिक्स हो गया कि लोअर रीजन में आप जो वैल्यू रखोगे फंक्शन में, कौन सी रखोगे, लोअर वाली रखोगे, कौन सी रखोगे, लोअर वाली रखोगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सो क्या हो गया यहाँ पे, एफ ऑफ x1 x0, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ x1 आ जाएगा जो लोअर रखा, फिर आगे एफ ऑफ x2 आ जाएगा h इंटू, और प्लस डॉट 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 लास्ट में आपके पास h इंटू एफ ऑफ, लास्ट में बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, देखो गलती नहीं करनी है, समझ के करना है। मुझे बताओ, आप यहाँ पे लोअर रखने जाओगे, लोअर वाली जो वैल्यू रखने जाओगे, तो यहाँ पे लोअर बेटा देखो हायर वैल्यू xn है, तो इसके इधर जो है वो क्या होगा, xn-1 होगा। क्या होगा बेटा, xn-1 होगा, क्योंकि अपन को इस पार्ट की वैल्यू रखनी है। सो अगर आप ये करने जाते हो बेटा, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, xn-1 ही तो होगा। क्या होगा, xn-1। आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ xn-1। इतना समझ में आ गया ना। ये अपन ने सम ऑफ जो लोअर रीजन जो थे बेटा उसका निकाला है, सम ऑफ ऑल द लोअर रीजन डिनोट्स द सम ऑफ एरिया ऑफ द ऑल लोअर रीजन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर आप इसमें से h कॉमन लेते हो बेटा, सो h कॉमन लेने के बाद देखो आपके पास क्या सीन क्रिएट होगा, सो वो बनेगा बेटा एफ ऑफ x0 प्लस एफ ऑफ x1 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ xn-1 बनेगा। यहां तक सही है। चलो बेटा अगर इतना आपने कर दिया ना तो फिर ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो हायर रीजन का भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है ना। आप चाहो तो इस देखो, जैसे आपने जो है ये अभी स्मॉल एस एन लिया, ठीक है, तो आपके पास ये रीजन है। चलो इसको आप क्या दे दो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन 1 आप बोलोगे सर कहां पे दी फिर आपने, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। अब बात करते हैं अगेन, अगर अपन कैपिटल की बात करें बेटा, कैपिटल एस एन की बात करें तो मुझे बताओ क्या आना चाहिए। सो कैपिटल एस एन की बात करेंगे बेटा तो देखो आपके पास क्या आएगा। सो कैपिटल एस एन की बात करते हैं, एरिया ऑफ जो है वो हायर जो रीजन था बेटा आपके पास, सो ये हायर रीजन बेटा जो था वो था ए बी सी डी ई एफ। बेटा ये जो आ रहा है मींस अगर आपके पास फर्स्ट इंटरवल की मैं बात करूं तो मेरे पास अगर एल इंटू बी निकालने जाऊं तो बी तो मेरा एच हो जाएगा, ब्रेड जो है बेटा कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि आपको अगर ये रीजन चाहिए ये हायर वाला, तो आप इसमें ये हायर रीजन के लिए एल जो है वो क्या लोगे बेटा, अब आप ये लोअर थोड़ी लोगे, आप कौन सी लोगे, जो ये बी डी है बेटा यही वाली तो लोगे, मींस जो हायर वाली जो आपके पास जो है वो हायर पॉइंट वाली जो वैल्यू वही तो लोगे। समझ में आया कि नहीं आया। जब आप लोअर रीजन निकाल रहे थे तो लोअर पॉइंट वाली वैल्यू ली क्योंकि इससे लोअर रीजन आ रहा था, बट अगर आपको हायर
रीजन निकालना है बेटा, हायर रीजन फाइंड करना है। सो आप वैल्यू कौन सी लोगे, जो हायर पॉइंट वाली, मतलब अगर अपन बात करें इंटरवल x0 और xn की बेटा, अगर x0 और x1 की बात करें तो आपको अगर ये हायर रीजन निकालना है बेटा, तो वैल्यू कौन सी लोगे आपकी, यही तो लोगे, ताकि यही से तो हायर रीजन आएगा, कौन सी, तो हायर पॉइंट वाली, मतलब h इंटू एफ ऑफ x1। समझ में आया, क्योंकि l इंटू बी निकालेंगे, b तो आपके पास है, l क्या होगी, लेंथ क्या होगी, तो लेंथ जो होगी बेटा क्या होगी, y एक्सिस की डिस्टेंस है, y एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बेटा, तो कौन सा पॉइंट रखोगे आप, x1 ही तो रखोगे, क्योंकि x0 रख दिया तो लेंथ तो नीचे वाली आ जाएगी, तो x1 रखोगे बेटा, तो हायर पॉइंट रखोगे। तो इसमें स्टार्ट करना चाहे इससे तो क्या होगा, h इंटू x1 होगा, क्या होगा बेटा, h इंटू x1 होगा। अच्छा लास्ट में क्या आएगा बेटा, सो आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे जो है, जो हायर वैल्यू जो है, मतलब अगर अपन पार्ट की बात करें तो जो हायर वैल्यू जो है, मतलब x0 और x1 है, उसमें x1 ले रखा है, सो उसकी बात हुई है बेटा। तो लास्ट वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा बेटा, सो अगर मैं लास्ट वाले पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो मुझे बताओ हायर वैल्यू बेटा क्या xn आएगा कि नहीं आएगा लास्ट में, उस वाले में तो xn माइनस 1 आएगा, क्योंकि लोअर की बात, हायर रीजन की बात करेंगे तो हायर वाला पॉइंट आता है, मींस कौन सा आएगा, xn आएगा इसमें, लास्ट वाले में बेटा क्या आएगा, xn आएगा। ये समझ में आया। अब आप इसको जो है h कॉमन ले लो बेटा, सो f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ xn। अच्छा आप चाहो तो बेटा इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई मना नहीं है, आप चाहो तो इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस तरीके से लिखोगे, h तो आपने बाहर ले लिया, समेशन, अगर आप यहाँ पे f ऑफ x r करते हो, क्योंकि सारा फंक्शन की वैल्यू है, सो r की वैल्यू बेटा यहाँ पे जो है कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लगा के बेटा कहां से कहां तक हो जाएगी, n-1 तक हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे करते हो बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, डन। अगर आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे h तो आपका कॉमन आ गया बेटा, समेशन, अगर आप f ऑफ x r यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है बेटा वो 1 टू कहां तक हो जाएगी बेटा, n तक हो जाएगी, 1 टू n तक, और यहाँ पे क्या थी 0 से n-1 तक। सो आप इसको जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो आपके पास बेटा जो है, आपके पास जो, अच्छा सो आपके पास बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आई बेटा वो आई है h इजिकल्स टू r-1 n, ये x r आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 जो थी वो आपके पास पड़ी थी। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, इक्वेशन 1 पे आओ, यहां पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, ठीक है। अगर अपन यहां पे देखें इक्वेशन 1 को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यहाँ पे n पार्ट किए तब तक ठीक थे। अब बेटा अगर मैं जो है यहाँ पे लिमिट लगा देता हूं, मतलब मींस इनफाइनाइट पे चला जाता हूं, कहां पे चला जाता हूं बेटा, जैसे वहां पे तो मैंने इसके क्या कर दिए थे बेटा, वहां पे मैंने इसके n पार्ट कर दिए थे, समझ रहे हो। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझो कि अगर मैं यहाँ पे, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे n इनफाइनाइट पे नहीं जाके अगर आप यहाँ पे ये कर दो कि आप यहाँ पे जो है वो h टेंस टू 0 कर दो बेटा। अब नेक्स्ट जो अपन स्टेप करने वाले, अगर अपन h टेंस टू 0 लेते हैं बेटा तो क्या सीन होगा, तो सीन ये होगा कि बेटा अगर मैं h टेंस टू 0 लेता हूं, मींस अगर आपने इनफिनाइट पे चले गए या फिर h टेंस टू 0 बोल दो बेटा, एक ही बात है दोनों। सो अगर h टेंस टू 0 लेता हूं तो यहां पे देखो h टेंस टू 0 लूंगा तो ये तीनों ही रीजन बेटा जो है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट h टेंस टू 0 करोगे ये पॉइंट यहाँ पे आता जाएगा, ये पॉइंट और पास आता जाएगा, जैसे ही एग्जैक्ट 0 पे आ जाएगा तो ये तीनों ही एरिया जो है बेटा क्या हो जाएंगे, 0, मींस 0 नहीं होंगे, तीनों ही एरिया क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर आप h टेंस टू 0 करते हो तो ये तीनों ही एरिया बेटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझे मेरी बात कुछ, ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं तीनों ही एरिया को क्या करता हूं, इक्वल करता हूं। इफ h टेंस टू 0 देन एरिया ऑफ A B C F A इक्वल्स टू एरिया ऑफ, या फिर पूरा ही लिख देते ना, इफ h टेंस टू 0 स्मॉल एस एन, h टेंस टू 0 का मतलब तो समझे, n टेंस टू इन्फिनाइट बेटा, ठीक है ना, इजिकल्स टू a टू b f ऑफ x dx इजिकल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट कैपिटल एस एन। ये कब करना है बेटा,
ये कब होगा ये मानो, तो आप जब आप h टेंस टू 0 करते हो, मींस यहाँ पे n है, एंड पार्ट के लिए बोल रहे, h टेंस टू 0 का मतलब बेटा क्या, n टेंस टू इन्फिनाइट है बेटा। सो अगर आप h टेंस टू 0 करते हो, या फिर आप ऐसे बोल दो n टेंस टू इन्फिनाइट बेटा, तब आपके पास क्या होगा, ये इक्वेशन 1 में ये चेंजेस होगा कि नहीं होगा, तीनों ही एरिया क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कब जब आप h टेंस टू 0 करते हो, यहाँ पे आ जाओ बेटा, जब आप h टेंस टू 0 करते हो तो जैसे जैसे h 0 होगा, मींस h जो है, ये जो लाइन है इधर मूव होगी, सो ये एरिया भी कम होता जाएगा आपके पास, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, सो ये एरिया कम हो गया, और ये एरिया देख लो यहाँ पे हो जाएगा। सो जैसे ही h टेंस टू 0 करोगे, तीनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये पॉइंट ऐसे मूव कर लेंगे। क्लियर? तो अब समझने वाली बात यह है कि आपने तीनों को इक्वल कर दिया। अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ कि आप जो है इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी ले सकते हो और इसके इक्वल भी ले सकते हो। देन यहां पे लिख देता हूं, देन डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इजिकल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट स्मॉल एस एन हो जाएगा, मींस लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट स्मॉल एस एन की बेटा वैल्यू जो है वो क्या है, तो वो है आपके पास h f ऑफ x0 f ऑफ x1 प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ xn माइनस 1 बेटा। क्लियर? आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो कि h की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, सो h की वैल्यू जो है वो है b माइनस a अपॉन h। तो अब आपने n टेंस टू इन्फिनाइट लगाया था, देखो अब यहां पे समझने वाली बात ये आ जाती है कि आप जो है वो किस में काम कर रहे हो, लिमिट में किस में काम कर रहे हो। ठीक है, आपने n टेंस टू इन्फिनाइट लगाया, ठीक है बेटा, जब आप n टेंस टू इन्फिनाइट लगाओ बेटा, तब टर्म्स जो है वो h में होनी चाहिए, और n टेंस टू, अच्छा जब आप n में लगाते हो, ओवरऑल ये समझ लो कि अगर आप n में लगा रहे हो, जैसे n टेंस टू इन्फिनाइट, तो टर्म्स जो है वो n में होनी चाहिए, और h में लगा रहे हो लिमिट, तो आपके पास जो है वो किस में होनी चाहिए, h में होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, एक मैं जो आपको बात जो है वो यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ कि आपने ये वैल्यू तो रख दी, पर लिमिट जो है वो n टेंस टू इन्फिनाइट है, तो बेटा वैल्यू जो है वो h वाली ना रख के n वाली रख दो। n में अब क्या रखोगे, तो h की जगह n क्या रखोगे बेटा, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो सबसे स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज ये बताई थी मैंने आपको कि यहां से अगर आप देखो वैल्यू, तो यहाँ पे देखो अगर आप n की वैल्यू निकालते हो बेटा, तो आती है b माइनस ए अपॉन एच आती है, और h की वैल्यू आती है b माइनस ए अपॉन एन। ये दोनों ही वैल्यू पड़ी है, आपको सब यहां से देखना है, ठीक है ना। और n टेंस टू अगर आप यहाँ पे देखो इन्फिनाइट करते हो तो h 0 आता है, और h 0 करते हो तो n इन्फिनाइट आता है। ये सारा जो खेल था वो यहां से था। सो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आपने बराबर लिया बेटा, तो आपके पास देखो अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट चलाना चाहते हो तो h नहीं रखोगे बेटा, फिर आप n रखोगे। सो यहाँ पे आप जो है क्या करोगे, आप यहाँ पे जो है वो क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे b माइनस ए, क्या करोगे b माइनस ए अपॉन अपॉन क्या करोगे बेटा, b माइनस ए, अच्छा n में है तो आपके पास अपॉन क्या करोगे बेटा, n करोगे। ये होगा फिर, क्योंकि जब n में है तो n होना चाहिए आपके पास। अच्छा आप इसको b माइनस ए को बाहर ले लो, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n f ऑफ x0 f ऑफ x1 f ऑफ xn माइनस 1। ये हो गया, ये फिनिश। आप इसको h की फॉर्म में भी लिख दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कुछ करना ही नहीं था, जब आपने ये लिखा था तो ये जो वैल्यू बेटा h की थी, समझना इस चीज को कि आपने यहाँ पे n इन्फिनाइट था बेटा, n में जा तो n की टर्म्स होनी चाहिए, जब h में होता तो h। अगर आप इसको h में लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, तो h टेंस टू बेटा, जब n टेंस टू इन्फिनाइट है तो h टेंस टू क्या आएगा, 0 आएगा, और इस b माइनस ए अपॉन n की वैल्यू जो है बेटा क्या होती है, h होती है, तो दोनों में ही काम हो जाएगा अपना। तो ठीक है, या फिर इस पूरे को ऐसे समझ लो बेटा, आप इतनी जो है एस एन जो था वो आपका क्या आया बेटा, तो वो जो था आपके आया था h f ऑफ x0 f ऑफ x1 f ऑफ x
n-1। ये मान लो h था तो लिमिट h में लगाओगे बेटा, n टेंस टू इन्फिनिट है तो h टेंस टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये आपका जो है वो पहला आंसर है। फर्स्ट आंसर ये था कि डेफिनेट इंटीग्रल को आपने एक लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में बताया कि नहीं बताया, एग्जैक्ट। अब थोड़ा चेंज करते हैं। h की वैल्यू बेटा क्या है, h की वैल्यू है b माइनस a अपॉन n है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि h टेंस टू 0 होगा, आपने n फॉर्म बना दी तो n टेंस टू कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। ये मैंने बार बार वहां पे बता दिया। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, f ऑफ x0 f ऑफ x1 और f ऑफ xn-1। क्लियर हुआ। b माइनस ए को आप बाहर भी ले सकते हो बेटा, b माइनस ए आपने बाहर ले लिया तो आपके पास आया लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n। सो ये हो जाएगा f ऑफ x0 प्लस, अच्छा यहाँ पे x0 करो, इससे बढ़िया एक चीज और कर दो साथ साथ ही, ये ठीक है। f ऑफ x0 जो था बेटा वो क्या था, वो था आपका f ऑफ a प्लस ये जो था वो क्या था, a प्लस h था बेटा, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू दी हुई आएगी ना, इंटीग्रल करोगे डेफिनेट इंटीग्रल a और b आएगा, इसलिए x0 x1 x1 क्यों रख रहे हो, a प्लस h b प्लस h ये रखो ना, h की वैल्यू आप निकाल देना b माइनस ए अपॉन n। समझे मेरी बात को। सो ये यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट चीज है, f ऑफ a प्लस h। आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में बेटा यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, f ऑफ, जैसे यहाँ पे देखो n-1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस, जब f x1 था तो 1h, x2 था तो 2h आएगा, तो n-1 है तो बेटा क्या आ जाएगा a प्लस n-1h। h कहां पे आ जाएगा बेटा, f ऑफ a प्लस n-1h। ये आपका फाइनल से फाइनल बेटा जो आंसर है वो ये है क्या, कि आपने एक डेफिनेट इंटीग्रल को जो है, आपने एक डेफिनेट इंटीग्रल को जो है एक लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में दर्शा दिया बेटा, और ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। ये एक तो ये, और एक ये। समझे मेरी बात को। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल जो था बेटा, आपने उसको जो है, एक डेफिनेट इंटीग्रल जो था आपने उसको एक लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में दर्शा दिया। बहुत शानदार सा गजब का कॉन्सेप्ट था बेटा, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल। सो ये दो जो रिजल्ट है वो आपको पता रखने बेटा, ठीक है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है आपके लिए, याद तो जाएंगे, अब तो हो भी गए होंगे बेटा मेरे हिसाब से, अब तो हो भी गए होंगे। सो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बट बेटा मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें एक और रिजल्ट जो है वो भी ला सकते हैं। आप जो है यहां तक मत सोचो, आप यहां तक मत सोचो, मैं कह रहा हूं कि आपने यहाँ पे जो है एस एन जो था वो स्मॉल एस एन लिया बेटा, अगर आप कैपिटल एस एन लेते तो बेटा जो है वो क्या सीन होता। सो ये तो अगर मैं इसको अगर केस फर्स्ट नाम देता हूं बेटा, सो अगर मैं इसको जो है वो केस फर्स्ट नाम देता हूं, ठीक है ना, सो केस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, हालांकि ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है, पर मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आप इसमें जो है वो केस 2 लेते बेटा, सो अगर आप इसमें केस 2 लेते तो आपके पास जो है वो क्या सीन बनता, वो आप देखो। अब केस फर्स्ट में आपने जो है वो स्मॉल एस एन लिया था बेटा, क्या लिया था, स्मॉल एस एन लिया था, ठीक है। यहां पे लिख दूं क्या आपके लिए, अगर आप स्मॉल एस एन लेते हो तो क्या सीन होगा, स्मॉल एस एन, ये मैं आगे इस तरीके से साइन करता हूं तो आप समझ आना। पर अगर आप कैपिटल एस एन लेते हो बेटा तो जो है वो क्या सीन होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप ध्यान से समझना कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल इस तरीके से लेते हो कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल्स टू जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट बेटा, और आपने ले लिया व्हाट, कैपिटल एस एन, क्या ले लिया बेटा, आपने ले लिया कैपिटल एस एन। अब किस तरीके से होगा तो समझते हैं इसको बेटा, लिमिट एट आपने एस एन की जगह बेटा आपको क्या रखना, वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वैल्यू रखोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा h इंटू, कहां से स्टार्ट हो रहा था, x1 से स्टार्ट होता है वो, f ऑफ x1 f ऑफ x2 लास्ट में f ऑफ xn तक जाता है वो। तो h आया तो जब n टेंस टू इन्फिनिट है तो h टेंस टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। समझे मेरी बात को। तो एक तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
आपको पता है कि h की जो वैल्यू होती है बेटा, h की जो वैल्यू होती है वो होती है, h की जो वैल्यू होती है वो होती है b माइनस ए अपॉन एन। अगर आप h को n में कन्वर्ट करते हो तो n की लिमिट लगा दो बेटा। सारा खेल समझ में आ रहा है? क्योंकि सब h, आप बोलोगे सर h 0 n इनफिनाइट, वो वहां से हो गया जब मैंने बताया था कि nh इज इक्वल टू b माइनस ए आया था। सो n की वैल्यू निकालो या h की वैल्यू निकालो, b माइनस ए अपॉन या n आएगा या फिर h आएगा। सो एक अगर जीरो लेते हो दूसरा इनफिनाइट, दूसरा इनफिनाइट लेते हो पहला जीरो। सो ये आपके पास n में कन्वर्ट किया तो लिमिट मैंने n की लगा दी। अब यहाँ पे आपके पास देखो क्या सीन हो जाएगा बेटा, f ऑफ x1 f ऑफ x2 प्लस डॉट 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 f ऑफ xn। अगर आप b माइनस ए को बेटा बाहर लेते हो सो आपके पास बेटा क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n। यहां पे देखो बेटा f ऑफ x1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो यहां पे आप लिख सकते हो a प्लस h लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 2h लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस n है बेटा, तो क्या लिखोगे बेटा, nh लिखोगे। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ बेटा, सो b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h बेटा। ये आपको रिजल्ट नहीं है आपकी बुक में, इसलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा जो है वो एडवांस सोचे बेटा। f ऑफ a प्लस nh बेटा, सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बता दिया था कि a प्लस nh जो है वो क्या है कि a प्लस x1 आएगा, a प्लस nh जो है वो xn, मतलब लास्ट वाला x, मतलब लास्ट का जो पॉइंट था वो क्या था बेटा, b था आपका। ठीक है, ये देख लो यहां पे xn इज इक्वल टू क्या है, b, और यहां पे देखो बता रखा है मैंने a प्लस nh क्या है बेटा, b है। समझ में आया? तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब आप मुझे बताओ, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, उसकी जगह लिख सकता हूं मैं b। क्या लिख सकता हूं बेटा, b लिख सकता हूं, f ऑफ b। सो यहां पे भी आपके सामने जो है वो दो बढ़िया से रिजल्ट आ गए बेटा। कौन कौन सा रिजल्ट आ गया, एक तो जो स्टार्टिंग का था आपके पास ये वाला h में आ गया बेटा, कौन सा। सो बताओ, डेफिनेट इंटीग्रल एक लिमिट ऑफ सम के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ये टफ नहीं है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझते हो ना तो ये क्या है, समझाने में और लिखने में तो बेटा टाइम लगता ही है, लिखने में भी नहीं लगता पर आपको समझाया इसलिए इसमें टाइम लग सकता है। बट बेटा मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, एरिया कॉन्सेप्ट लगा है सिर्फ और सिर्फ, क्या लगा है, एरिया कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, 3 एरिया आपके पास जो है वो गिवन है। अगर आप जो इसके n टेंस टू इन्फिनाइट पे जाते हो या h टेंस टू 0 करते हो तो एरिया इक्वल हो जाते हैं। वो एरिया मैंने इक्वल कर दिया। एंड इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी कि SN जो है वो स्मॉल SN होगा क्या और कैपिटल SN होगा क्या। सो स्मॉल SN क्या है बेटा, एरिया ही तो है। और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल सा रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल ही तो था वहां पे, और सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, तो ऑल जो रेक्टेंगल्स थे उनका सम था। और वो कैसे लेना है, तो मेरे पास L इंटू बी है। L क्या था बेटा, तो L जो आप वैल्यू रखोगे, जो x की वैल्यू रखोगे तभी तो y आएगा, वही तो आपका L होगा। और जो b जो है, ब्रेड जो है वो क्या होगी बेटा, तो वो आपके h जो है वो गिवन थी। सो उसी से अपन ने सारा ये कॉन्सेप्ट किया बेटा। कितना शानदार सा ये क्वेश्चन था। सो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप केस फर्स्ट में ये लेते हो बेटा, आप किसी से भी कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। पर मैं ये कह रहा था कि आपकी बुक में जो है वो ये है बेटा। अगर अपन बात करें एनसीईआरटी की, तो आपकी बुक में जो है वो ये स्मॉल एस एन से किया हुआ, क्योंकि वो जो है एफ ऑफ ए से स्टार्ट हो रहा है और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक जाता है। सो ये तो हो गया जब आपके पास लोअर लिमिट है, मतलब लिमिट तो दोनों ही होगी बेटा, पर आप इसको लोअर लिमिट से कर सकते हो। पर मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है आप इसको लोअर लिमिट से करो। मैं केस 2 भी आपको बता रहा हूं कि आप इसको जो है वो जो आपके पास अपर लिमिट है बेटा उससे भी कर सकते हो, एफ ऑफ बी से भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? सो ये दोनों ही केस अपन ने पढ़े, क्योंकि आपको एक स्मॉल एसएन का ही दे रखा था, आप खाली बताना था कि बेटा लिमिट्स ऑफ सम के रूप में आप इसको बता सकते हो। बट मेरा काम इतना नहीं था कि आप इसको लिमिट्स ऑफ सम के रूप में बताएं। आप जितने पॉसिबल केसेस है सारे लो। अगर आप स्मॉल एसएन ले रहे हो तो कैपिटल एसएन लेके भी तो देखो फर्क क्या है दोनों में। सो फर्क ये है कि ये जो स्मॉल एसएन अगर लेते हैं तो अपने पास लोअर लिमिट आता है, और अगर अपन कैपिटल एसएन लेते हैं तो अपने पास जो है वो अपर लिमिट के साथ रिजल्ट आता है बेटा। सो ये आपने समझ लिया कि एक डेफिनेट इंटीग्रल को जो है वो किस तरीके से अपन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, लिमिट ऑफ सम,
लिमिट ऑफ ए सम, एक सम है आपके पास, उसकी लिमिट के फॉर्म में मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया। सो ये जो था वो था आपका पूरा का पूरा थ्योरम कि किस तरीके से एक जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको आपको बताना है किसमें, लिमिट ऑफ अ सम के फॉर्म में। बेटा समझ में आया? तो आप इसको बढ़िया से अच्छे से जो है वो नोट कर लेना और इसको जो है वो रिवाइज करना, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि बच्चे दिक्कत वहां आती है कि वो कुछ टर्म्स भूल जाते हैं कि इसको किस तरीके से लिखना, कौन सा पहले लिखना, कौन सा बाद में लिखना। पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी चीज जो है वो आसानी से हो सकती है। चलो बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है एक अपने पास एग्जांपल है बढ़िया सा, फाइंड 0 to 2x² + 1 dx एज द लिमिट ऑफ ए सम। अब बेटा जो अपन ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो है 0 to 2x² + 1 dx एज द लिमिट ऑफ ए सम, आपको ये बताना है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि यहां पे अगर अपन बात करें, सो यहां पे अगर अपन बात करें तो देखो अपने पास क्या क्या वैल्यू आती है। तो यहां पे वैल्यू जो है बेटा, ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू जो है वो 0 है, बी की वैल्यू जो है वो बेटा 2 है। और अगर हम बात करें, अपन को पता है कि जो NH जो होता है या फिर H की जो वैल्यू है वो निकाले तो B - A/N होगा। H की वैल्यू क्या होती है? B - A/N है, पढ़ी है अभी। सो B - A मीन्स 2 - 0/N है, मीन्स आपके पास जो है वो बेटा क्या है, 2/N है। एंड f ऑफ x जो है बेटा फंक्शन जो है वो आपका क्या है, x² + 1 है। ये आपको बेसिक सी जो चीजें रिक्वायरमेंट थी वो आपको जो है वो लिखनी है बेटा। देन ये हो गया। देन डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। क्या बेटा क्या जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में भी आप बता सकते हो। किस तरीके से लिखोगे? सो इंटीग्रल 0 to, या फिर पहले आप फॉर्मूला लिख दो बेटा। सो इंटीग्रल a to b f of x dx, फॉर्मूला तो क्या बेटा एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, उसको जो है आप किस तरीके से लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट। अच्छा जब आप h में कर रहे थे तो n टेंस टू इन्फिनाइट लगाओगे बेटा तो b - a जो है वो आपको बाहर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि h इंटू करके स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। b - a लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n, कहां से बेटा? f ऑफ x 0 से स्टार्ट करोगे। चलो ठीक है, तो 0 की जगह आप यही करो ना, f ऑफ a लिख दो बेटा, f ऑफ a + h लिख दो। और लास्ट में जब आप जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ a + n - 1 h। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये लिख दिया, अब आप जो है वैल्यू रख दो बेटा। चलो वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि ये लो। अब आपको जो है बेटा वैल्यू निकालनी है 0 to 2, 0 to 2 है ना, x² + 1 dx की। b - a बेटा, b - a जो है कितना हो जाएगा, 2 - 0। सो ये हो जाएगा 2 आपके पास। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n को ऐसे ही रखो। f ऑफ a बेटा, a अगर आप देखो तो a आपके पास बेटा क्या है, 0। क्या है? 0। सो अगर आप ये करते हो तो देखो क्या आ जाएगा, तो f ऑफ a मींस a आपके पास 0 बेटा, तो f ऑफ 0 निकालोगे तो 0² + 1 बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। तो आप चाहो तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं f ऑफ 0, ठीक है। एक बार तो मैं लिख देता हूं प्लस f ऑफ 0 + h। सो 0 + h बेटा क्या है, 2/n है, प्लस f ऑफ 0 + n - 1 2/n। बेटा खाली आपको वैल्यू रखनी है, खाली आपको वैल्यू रखनी है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n f ऑफ 0 बेटा, 0 आपके पास f ऑफ x जो था बेटा वो था x² + 1। सो अगर आप 0 रखते हो बेटा, आप 0 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देख लो ये देख लो, 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा आपके पास, 1 प्लस f ऑफ 2/n। अगर आप 2/n रखते हो बेटा तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2², या फिर ऐसे ही मान लो ना, हाँ 2²/n² + 1
प्लस आपके पास यहाँ पे अगर आप करते हो तो a प्लस 2h आता, मतलब अगर आप यहाँ पे भी रखते हैं आपके पास, तो आपके पास देखो क्या एक टर्म और लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा फायदा हो। एफ ऑफ 0 प्लस 2 अपॉन एन था, आगे जो टर्म्स आती बेटा वो आती है एफ ऑफ a प्लस 2h, मतलब 0 प्लस 2h मतलब 4 अपॉन एन आता। सो अगर मैं यहाँ पे 4 अपॉन एन रखता बेटा तो ये आ जाता 4 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस में 1 आता, फिर क्योंकि 1 तो यहाँ पे अलग से पड़ा है। क्लियर है ना। और नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं बेटा तो मेरे पास यहां पे जो है वो क्या आता, सो एक्स की जगह अगर मैं ये रखता तो मेरे पास क्या सीन क्रिएट होता बेटा, तो वो हो जाता कि हाँ मेरे को खाली एच यही तो रखना है बेटा। सो अगर मैं वो वैल्यू रखता तो क्या आता मेरे पास, जो एक्स था उसका स्क्वायर, मतलब ये एन माइनस 1, ये एन माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन जो है बेटा एन स्क्वायर, इसको थोड़ा सा समझ लेना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच होगा, ठीक है। और a आपका 0 है, अगर ये x की जगह रखते हो एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू 2 तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 स्क्वायर बेटा, क्या लिख देता हूँ 4 स्क्वायर, कैंसिल तो नहीं होगा ये, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 स्क्वायर, ठीक है। और पास में बेटा प्लस 1 तो आएगा ना, क्योंकि लास्ट वाली टर्म्स है, देख लेना कोई गलती नहीं हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आगे पता चल जाएगा अभी अपन को। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे एक चीज बताओ कि यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स थी बेटा, टोटल हमेशा n टर्म्स ही होगी। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो n माइनस 1 तक जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो n तक जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। सो बेटा टोटल n टर्म्स थी, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टोटल n टर्म्स होती है, उसमें से अगर आप देखोगे सो ये 1 1 1 1 जो है वो हर एक में आ रहा है बेटा। सो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस 1 तक जा रहा है, मतलब टोटल n टर्म्स है, और 1 जो है वो हर एक टर्म में बेटा जो है वो 1 है। सो अपन ये तो कह ही सकते हैं बेटा कि यहां पे ये 1 अपॉन एन तो लगाओ इसको, 1 प्लस 1 प्लस कहां तक है बेटा, n टर्म्स तक है, ये लिख दो, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो आपके पास अब देखो क्या बचा बेटा, 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा बेटा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आगे यहां पे बचा 4 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, प्लस अगर अपन बात करें इसकी तो यहां पे आपके पास बचा n माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आपके पास यहाँ पे 4, अच्छा ये 2 है, सो इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो बेटा 4 ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर नहीं आएगा, खाली 4 ही आएगा, ठीक है। सो 4, यहां पे अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो सो 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n, बेटा ये 1 1 1 n टर्म्स तब जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा बेटा n हो जाएगा, प्लस यहां से अगर आप 2 स्क्वायर कॉमन लेते हो, 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ही कॉमन ले लो बोली, तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा बेटा, अगर आप 2 स्क्वायर प्लस यहां पे बचेगा आपके पास 1 कर लो या 1 स्क्वायर कर लो बेटा, मैं कह रहा हूं। पर यहां पे अगर आप 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो बाहर आ ही गए, तो 4 स्क्वायर है बेटा, 4 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अच्छा ये कह रहा है आपके पास अपॉन में एन स्क्वायर था, इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा 2 स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 2 स्क्वायर बचेगा इस वाली टर्म्स में। नेक्स्ट बेटा अगर आप करोगे तो आपके पास देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, नेक्स्ट जो है आपके पास 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, एंड लास्ट अगर आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पे बेटा क्या बच जाएगा, अच्छा आपने कॉमन क्या लिया था बेटा, सो आपने कॉमन लिया था 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मीन्स 2 स्क्वायर मतलब 4 बार आ गया, एन स्क्वायर बार आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, चलो सही है अपना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है अपना अकॉर्डिंग सही चल रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, सो 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n, ये n हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 4 अपॉन n। बेटा आपको पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, n n+1 2n + 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना,
सम ऑफ, आगे लिखूं बेटा मैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है बेटा क्या होता है, सो वो होता है क्या कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर अगर आपके पास होता है तो इसका जो फॉर्मूला एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है बेटा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन आगे बढ़े बेटा तो मुझे बताओ यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 है, सो यहाँ पे n की जगह बेटा पहला तो आ जाएगा आपके पास n माइनस 1, फिर आपके पास है n प्लस 1, जो आपका n था वो है n माइनस 1, तो इसकी जगह n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो बेटा आएगा n, फिर आपके पास था 2n प्लस 1, पर आपके पास जो n है वो n माइनस 1 है, सो ये आप करोगे तो 2, ये n ये लिख दिया प्लस 1, सो ये कितना हो जाएगा बेटा 2n माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, सो 2n माइनस 1 हो जाएगा बेटा, 2n माइनस 1 हो जाएगा, सो ये वाली टर्म्स क्या आ जाएगी बेटा 2n माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या होता है डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ये आपने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते बेटा, ये सो ये 2 और ये 3 टाइम्स हो गया और 1 अपॉन n, और यहां पे देखो अपने पास क्या क्या हो जाएगा बेटा, इस n से ये n भी कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये भी हट गया अपने पास, सो ये हो जाएगा 2/3 एंड आपके पास जो बचा वो बचा n माइनस 1 एंड 2n माइनस 1, यही तो बचा है। आगे बढ़े, n माइनस 1 2n माइनस 1, अब अगर आप जो है आपके पास यहाँ पे बेटा n स्क्वायर है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, सो n स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पे अगर n स्क्वायर घटेगा बेटा तो एक n तो आपके पास पड़ा रहेगा, सो यहाँ पे जो है वो आप n कर देना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, बेटा ये 1 अपॉन n का अगर आप जो है अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो n अपॉन n बेटा 1 हो जाएगा, प्लस यहां पे अगर आप करते हो तो देखो आपके पास जो ये 2/3 है, ये n और ये n क्या हो जाएगा बेटा n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये n स्क्वायर भले हुआ, आप इसको किस तरीके से करोगे मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने इस n का मल्टीप्लाई, पहले इसमें n का मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, अगर आप इसमें n का मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 1 माइनस 1 अपॉन n, ये आएगा, अगर इसको इसके नीचे मैं लिखता हूं बेटा डिनोमिनेटर में तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, ये हो गया। अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये मल्टीप्लाई में तो है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ करना ही नहीं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा, जिस ये मान लो इसका मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर आ गया, एक n को यहाँ रख दिया, एक n को यहाँ रख दिया, सो यहाँ रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन n। बताओ यहां तक किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं, टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, अब अगर आप लिमिट यहां पे अप्लाई करते हैं बेटा, अगर आप यहां पे लिमिट जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो देखो क्या सीन बनता है। सो आप यहां पे लिमिट अप्लाई कर रहे हो बेटा, तो यहां पे 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, 1 को तो ऐसे कैसे रखो, प्लस 2/3 आप यहां पे लिमिट अप्लाई करोगे बेटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट है, 1 अपॉन इन्फिनाइट 0 हो जाता है, एंड 2 माइनस 0 हो जाएगा बेटा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया बेटा, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 2 और ये 1, ये 4/3 हो गया, 1 प्लस 4/3 हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा 7/3, सो ये आपके पास आ जाएगा 14/3, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन था बेटा, 14/3 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो गया, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि आपको जो है वो लिमिट ऑफ सम के रूप में आपको बताना था, तरीका मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन बेटा जो है वो इसी पे डिपेंड है और इसी तरीके के है जो सारे क्वेश्चन है। अब जरूरत है आपको सिर्फ प्रैक्टिस की बेटा, कि क्या था, सबसे पहले आपको जो गिवन होता है, सो इंटीग्रल में अगर आपके पास लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ए और बी की वैल्यू आ गई, एंड फंक्शन आपके पास पड़ा है, तो अब आप जो है यहां से h की वैल्यू आप जो है फाइंड कर ले बेटा। तो h की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, क्यों? क्योंकि आप जो फॉर्मूला लिखते हो वो h में लिखते हो, जनरली बता रखा है, बट मैंने तो आपको n में भी बता रखा है, जो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। सो मैंने आपको h में ये बताया था कि अगर आप h में लिखते हो तो बहुत बढ़िया,
तो लिमिट सीधा h टेंस टू 0 आता तो h आता, पर h की जगह तो आप ये लिख सकते हो ना 2/n, तो यहाँ पे जो है वो उसका फर्क पड़ जाता है बेटा कि h की जगह जो है b माइनस a/2n लिख सकते हो। हालांकि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी जो है किस में लिख रखा था बेटा, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया वो n में ही बता रखा था। सो b माइनस a बेटा, b माइनस a कितना हो गया, 2 हो गया अपने पास, एंड 1/n, ये 1/n ही, क्योंकि मैंने फॉर्मूला जो लिखा था बेटा वो किस में लिखा था, ऑलरेडी किस में लिखा था मैंने, सीधा का सीधा h में लिख दी, n में लिख दिया था। अगर मैं h में लिखता ना तो h में क्या होता, ये नहीं आता, यहाँ पे आता लिमिट h टेंस टू 0, सिर्फ h आता है, तो उसकी जगह मैं लिखता b माइनस a, फिर बाहर लेता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। चलो अब जो वैल्यू थी वो मैंने लिख दी बेटा, स्टैंडर्ड जो वैल्यू थी। अच्छा ये क्या था, ये एफ ऑफ ए होता है, एफ ऑफ ए प्लस था, उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखने के बाद मेरे काम क्या था बेटा, सॉल्व करना। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है कि फंक्शन को आप सॉल्व कर रहे हो, वैल्यू डाल के आप जनरली कॉमन लेना वगैरह ये सब आप कर सकते हो बेटा। सो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे की। यहाँ पे जो 1 जो है वो हर एक टर्म्स में आ रहा है, टोटल कितनी टर्म्स थी, तो n-1 टर्म्स नहीं थी बेटा, n टर्म्स थी, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू यहाँ पे कितना हो गया बेटा, n टर्म्स होगी। एंड यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक चीज एनालिसिस मिलती है कि n स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, एंड 2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक सीरीज जो है वो बन जाती है बेटा, वो होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n-1 का होल स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे अगर अपन जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है बेटा, वो होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, वैल्यू अपने पास आ गई। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, कैलकुलेशन पार्ट है। और वैल्यू आने के बाद जब लिमिट अप्लाई करते हो तो ये तो आपको पता ही होता है बेटा कि लिमिट जब भी इनफाइनाइट में है तो इस तरीके से अप्लाई नहीं करते, पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको अपॉन में लेके उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, आंसर सब में इनफाइनाइट मिल जाएगा आपको, तो ये काम मत कर देना क्योंकि लिमिट आपने पढ़ रखी 11th में। सो ये मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से आती होगी, अप्लाई कर दी, सो वी गेट आंसर 14/3। समझ में आया, बहुत बढ़िया, शानदार सा क्वेश्चन था। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे जो है वो अपन को क्या कह रहा है। आगे अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अच्छा कैलकुलस में फंडामेंटल थ्योरम्स जो है बेटा, 2 फंडामेंटल थ्योरम्स है। हालांकि अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है अपन ने सब कुछ सीख लिया, बस वो क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटीज वाला काम जो है वो अभी बाकी है, तो उसको अपन कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स अगर आप पढ़ रहे हो उससे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ जरूरी चीज है, उसको आप जो ध्यान रख लो कि बेटा जैसे लेट्स की ये अपने पास कोई डायग्राम है, और ये डायग्राम में ये आपको 2 एरिया जो है वो इस तरीके से नजर आ रहे हैं, मतलब ये बाउंडेड रीजन है बेटा A to B, ठीक है ना। ये मैंने हालांकि आपको बता रखा है, बट यहाँ पे फिर भी इन्होंने नाम दिया इसको एरिया फंक्शन बेटा। क्या नाम दिया, एरिया फंक्शन, ठीक है, क्या नाम दिया, एरिया फंक्शन। सो ये तो अपना क्या है बेटा, f of x है। सो एरिया फंक्शन अगर आपके पास है तो उसको किस तरीके से डिनोट करोगे, तो डिनोट वही करना बेटा, क्या इंटीग्रल में करोगे तो a to x बेटा। अगर आप इस वाले पार्ट की बात करते हो बेटा, कहां से कहां तक, a to x बेटा, क्या हो जाएगा, एरिया फंक्शन जो है a of x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a to x, और वो क्या हो जाएगा बेटा f of x, और ये dx बेटा, ये बता रखा है मैंने आपको, है ना। अब पूरे के लिए करते हो तो a to b पे चले जाते हो, डन। तो अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए, खाली ये वाला, सो अगर आपके पास कोई पॉइंट पड़ा x, मतलब जो भी हो 1 2 3 4 5 जो भी हो, सो वहां लोअर लिमिट से वहां तक ले लो, और फंक्शन कौन सा था बेटा, फंक्शन आपका था y इक्वल टू f of x, और फिर क्या ले dx, बस ये हो गया आपका एरिया फंक्शन बेटा। क्या बोलते हैं इसको, एरिया फंक्शन। सो ये आप दिमाग में रखोगे क्योंकि आगे जो है वो बार बार नाम आएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि आप इसको पता ही नहीं हो एरिया फंक्शन क्या होता है बेटा, ये एरिया फंक्शन है जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया। अब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम आता है आपका इसका इंटीग्रल कैलकुलस का, कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो क्या है बेटा। जब आपने लिमिट ऑफ अ सम पढ़ लिया है ना, तो मैं कह रहा हूं सारी चीजें अपने आप हो चुकी है सॉल्व, बस जरूरत है आपको खाली उसको पढ़ने की। देखो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो क्या कह रहा है, लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा बेटा मैं आपको एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताना जो है चाह रहा था कि जब आप इसको पढ़ते हो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम, ये पढ़ते हो तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखनी है कि ये जो कर्व है बेटा ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। यहां पे आप बोलोगे सर कि हम चेक करेंगे क्या, बेटा मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, कॉन्टिन्यूअस जो है आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है उसका ग्राफ उसको बता देता है कि ग्राफ में कहीं भी जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ग्राफ समझ रहे हो, कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम बता रहे हो, मींस डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, मतलब यहां पे बाउंडेड रीजन आ गया,
एंड बाउंडेड रीजन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मींस ग्राफ जो है वो कंटिन्यू चलना चाहिए आपके पास, समझ रहे हो? क्योंकि अगर ग्राफ कहीं पे ब्रेक हो गया दैट मींस वो फिर बाउंडेड रीजन में काउंट नहीं होगा बेटा। इसलिए यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं तो लिया जाता है कि लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज इन द क्लोज इंटरवल ए बी। सो ये कॉन्टिन्यूटी का आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होना चाहिए। सो क्या होना चाहिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मैं यहां पे लिख दूं क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि अगर ये फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, जैसे मान लो ये इस तरीके से है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा यहां पे, है ना, यहां पे आ जाओ। जैसे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, मान लो अब कुछ इस तरीके से आ गया, ऐसे करके आ गया, कौन सा बाउंडेड रीजन बनाओगे भाई? है कहां पे बन रहा है यहाँ पे बाउंडेड रीजन? समझ गए मेरी बात को? सो एक डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपका आता है कि लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज द क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। सो उसका एक बड़ा मीनिंग है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तभी बाउंडेड रीजन बनेगा बेटा। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है वहां पे तो बाउंडेड रीजन नहीं बनेगा। ये मेरे को ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जब देखा वर्ड तो मेरे को समझ में आया, तो ये आप जो है ध्यान रखोगे बेटा। चलो, सो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कह रहा है? लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बता रखा है। देन ए डेस एक्स जो है वो आपका क्या होगा बेटा? एफ ऑफ एक्स होगा। समझ में आया? ये बात क्या कह रहा है कि ए एक्स अगर आपका एरिया फंक्शन है, मींस ए ऑफ एक्स बेटा जो था वो क्या था? एरिया फंक्शन था। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये था, ये आपका एरिया फंक्शन है। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल थ्योरम वो ये कह रहा है कि अगर आप ए डेस एक्स निकालोगे तो मुझे बताओ इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर इनवर्स प्रोसेस। सो ये आपके पास हट जाएगा, आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। समझ में आया? सो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपके पास एरिया फंक्शन है एंड आप उसका डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हो, दैट मींस जो आपका कर्व है वही आपके पास वापस आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो आपका कर्व था बेटा वही आपके पास वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? आगे बढ़े। अब आ रहा है आपके पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बेटा। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो क्या कहना चाह रहा है कि लेट एफ बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, देन ये मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे आ जाओ कि जैसे मान लो आपके पास ए टू बी जो है, आपके पास जो कोई जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस एफ ऑफ एक्स, और ए से बी जो है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल है बेटा। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, वो समझना कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम जो है वो क्या कह रहा है कि अगर इसका एंटी डेरिवेटिव मींस अगर आप इसने इसका इंटीग्रल किया तो वो आपके पास आ गया एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही आता है। अब समझने वाली बात ये है कि अब आपके पास जो है आपने इसका इंटीग्रल किया तो इसका एंटी डेरिवेटिव मींस इसका इंटीग्रल जो है वो आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अच्छा, ये सी जो है वो कैसे गायब होता है? बोलते थे सबसे पहली लाइन अपन ने पढ़ी थी कि डेफिनेट इंटीग्रल हैज ए यूनिक वैल्यू। वो भी कॉन्सेप्ट यहां से मैं क्लियर कर देता हूं आपका कि आपने इसका किया तो आपके पास ये आया। अब मेरी बात सुनो, अब आप जब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लगाओगे। सो अपर लिमिट अगर आप लगाते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ बी प्लस सी। ये आपने अपर लिमिट यहां पे लगा दी माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट बेटा क्या है? एफ ऑफ ए, और ये प्लस का सी आपके पास पड़ा है। क्लियर? जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो बेटा तो ये एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, सी से सी बेटा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये आपका फाइनल आंसर हो। समझ गए? सो ये यहां पे लिखा हुआ है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या कह रहा है कि ये जो है लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बेटा लिख देना यहां पे। तो ये जो है क्या होता है बेटा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसमें? एंटी डेरिवेटिव जो इसका इंटीग्रल आया। सो ये इसका हो गया सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। समझ में आ गया? चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब अपने पास जो है वो आया एग्जांपल की एवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब आपको जैसे ये इंटीग्रल फाइंड करना बहुत सिंपल सा है, समझना इसको। देखो आप क्या करोगे जब इसका इंटीग्रल निकालोगे बेटा, एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर का जो है आप किससे करोगे? एक्स की पावर एन से करोगे तो क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, और ये 2 और ये 3 बेटा। अच्छा, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल करो आपको प्लस में सी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो गया, बता दिया मैंने। जब अपर लिमिट लगाओगे वो माइनस लोअर लिमिट, सो जो प्लस में दोनों में सी आता है बेटा वो कैंसिल हो जाता है। सो अगर आप इसमें करने जाते हो बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3, ये आपका इसका इंटीग्रल आ गया। आपके पास लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है बेटा, लगाओ इसको, क्या आ जाएगा, अच्छा आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो माइनस, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 9, क्योंकि 3 और 3 या 3 से एक तो कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 बेटा 8 और ये बाई 3, एलसीएम लेंगे तो 9 3 जा 27 माइनस 8 हो गया बेटा, तो ये हो गया 19 अपॉन 3। पर मैं कह रहा हूं आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि जब कभी भी कोई पार्ट हो जहां पे लिमिट, जहां पे ये अपर और लोअर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब जो वेरिएबल है उसको छोड़ के, तो उसको आप बाहर ले लो पहले से। सो अगर आप यहाँ पे देखने जाते हो बेटा तो 1/3 का कोई काम नहीं है, तो उसको आपने बाहर ले लिया। अब आप जो है लिमिट इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो 1/3 आपने बाहर ले लिया। अगर आप अपर लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है बेटा, ये एक्स क्यूब है तो मीन्स कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8। आंसर आपके पास सेम आ जाएगा 19/8, सॉरी 19/3। समझ गए। सो डिपेंड करता है आप पे, आप इसको कैसे करते हो। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इतनी झंझट नहीं रहती। सो ये सिंपल सा था, जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम जो था उस पे बेस्ड था। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम पे ये था कि हालांकि आपने इंटीग्रल कैलकुलस मैं ऐसा मानता हूं कि देख रखा होगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम खत्म। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। लिमिट जो है इंटीग्रल में लिमिट जो है वो 1 to 2 है बेटा, x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। बेटा इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले देखो प्रोसेस सेम रहता है। आपको इंटीग्रल आपने सीख चुके हो, तो आपको इंटीग्रल करना है, और इंटीग्रल करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, लिमिट अप्लाई करनी है। चलो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप करने जाते हो तो मैं कह रहा हूं कि इसको आप जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको क्या कर दो बेटा, सॉल्व कर दो। सो अगर आप इसको 1 अपॉन के एक्स प्लस 1 प्लस में लोगे तो काम नहीं आएगा, प्लस 1 अपॉन सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 करता हूं बेटा, तो अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस, अगर ये करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसमें माइनस एक्स माइनस 1, सो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, पर मेरे को एक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। सो प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1, मतलब एक्स 2x प्लस 3 आ जाएगा बेटा। चलो इसको मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ। चलो अगर मैं इसका इंटीग्रेंट पार्ट लेता हूँ बेटा, सो ये हो जाएगा x अपॉन के x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2। सो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 बेटा। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। अब जब आपने सारे सीख लिए तो फटाफट करना है बेटा खाली। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो a प्लस बी आ जाएगा बाहर, ये x, और कांस्टेंट पार्ट में बेटा आ जाएगा 2a प्लस बी। अगर अपन इक्वेट कराते हैं, सो अगर अपन इक्वेट कराते हैं बेटा तो a प्लस बी की जो वैल्यू है, a प्लस बी की जो वैल्यू बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x 1, एंड दूसरा जो है आपके पास 2a प्लस बी कांस्टेंट पार्ट जो है वो क्या है बेटा 0। सो अगर आप माइनस करते हो बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे तो 1 ही आएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 1, माइनस a इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आपके पास जो है वो कितना आ गया बेटा a इज इक्वल टू -1, और a -1 है तो b कितना आ जाएगा 2। देखो -1 रखोगे तो इधर आके 2 हो जाएगा। a और b आ गया। चलो क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 x अपॉन एक्स प्लस 1 और ये x प्लस 2, सो -1 अपॉन के x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन के x प्लस 2। सही तो आया बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लो पता चल जाएगा। x प्लस 2 है माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2, ये x बचेगा हट जाएगा, सही है।
चलो बेटा, अब आपको करना था इसका इंटीग्रल। सो इंटीग्रल करोगे सो ये dx, और यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा dx। ठीक है, सबसे पहले आपको इंटीग्रल ही करना है बेटा। इसको इक्वेशन 1 दे दो ताकि वापस अपन आसानी से यहाँ पे आ जाए, और ये इसका इंटीग्रेंड पार्ट बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो है माइनस अगर आप बाहर लेते हो तो ये जो है वो क्या आ जाएगा, log x + 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 2 बार लेते हो बेटा, अगर आप यहाँ पे 2 बार लेते हो तो आपके पास आ जाएगा log x + 2 आ जाएगा। प्लस में c मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वो बाद में भी हट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख ही नहीं रहा हूँ, बात ही खत्म हो गई अपनी। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखने जाता हूँ बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log, ये प्लस माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 आगे है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में बेटा जो है ये माइनस करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा x + 1। ठीक है, अब मेरे पास ये था। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग चलता हूँ बेटा, और यहाँ पे मैं लिमिट लगाता हूँ क्या बेटा, 1 to 2 x अपॉन x + 1, एंड यहाँ पे अगर मैं x + 2 लगाता हूँ बेटा, सो यहाँ पे भी मेरे पास बेटा जो है वो क्या लगेगी बेटा, लिमिट लग जाएगी। लिमिट क्या लगेगी, 1 to 2। चलो बेटा, सो फाइनली आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, पहले अपन अपर लिमिट लगाएंगे। सो अपर लिमिट के अकॉर्डिंग अपने पास जो है वो कितना आ जाएगा, सो 2 लगाएंगे तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर बेटा जो है वो 16, और 2 + 1 जो है वो 3, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में बेटा देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अगर लगाऊंगा तो 1 और 2 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एंड 1 और 1 बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। चलो, सो वापिस से अगर अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगाए बेटा, तो वापिस से अगर अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगाए तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा log a माइनस log b, मतलब log a अपॉन b होता है, मीन 16/3 अपॉन बेटा 9/2, है ना। चलो सॉल्व कर देते फटाफट। सो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा बेटा, तो आपके पास जो है वो फाइनली कितना आ जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा, एंड 9 3 जो है वो 27 हो जाएगा बेटा। कैंसिल हो रहा है तो कर देना, नहीं तो वाह। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है, क्या हो गया, log 32/27। कैलकुलेशन आप थोड़ी देख लेना, यहां तक इंटीग्रल अपना सही है, कोई परेशानी नहीं है। 1 - 1 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 में अपॉन में आ गया, 2 लगाएंगे 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/3, एंड 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/1 + 1 2, ओके, 16/3 डिवाइडेड बाय 9/2, 2 ऊपर चला गया बेटा, 32/27। ठीक है बेटा, log 32/27, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, शानदार सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग होता है जब आपका पेपर, तो उसमें आने के चांस रहते हैं। सो डेफिनेट इंटीग्रल, हालांकि डेफिनेट इंटीग्रल इतना टफ नहीं होगा बेटा, क्योंकि सारा इंटीग्रल जो थे वो अपन सीख चुके हैं। सो डेफिनेट इंटीग्रल में एक स्टेप आगे है, वो है क्या, सिर्फ आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये जो है ये आपने पढ़ रखा है, बट की हेडिंग जो थी वो अलग थी, तो वो मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी स्टेप जो है या फिर कोई भी टॉपिक जो है वो आपसे छूट जाए, इसीलिए मैंने इसको जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया बेटा। क्या, एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें बेटा आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास कोई इंटीग्रल है और यहाँ पे a to b जो है बेटा, और f(x) और dx है बेटा। सो अगर आप यहाँ पे x = t सब्स्टिट्यूट करते हो, मींस जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन ने पहले डेफिनेट जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था, एग्जैक्ट वो का वो मेथड यहाँ पे काम लेना है। पर ध्यान ये रखना है क्या, कि जैसे आपने यहाँ पे ये वैल्यू लगा तो दी बेटा, आपने वैल्यू लगा दी, तो आपके पास देखो x = t रखोगे तो आपके पास फंक्शन जो है वो f(t) में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और dx = बेटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती कि अगर आप यहां से आपके पास जो है बेटा 2 तरीके हैं, यहां से आपके पास 2 तरीके हैं, क्या, आप लिमिट जो है वो x में ही चलाना चाहते हैं, या फिर आपने लिमिट जो है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद t में कन्वर्ट किया है तो आप लिमिट t में चलाना चाहते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है वो किस में चलाना चाहते हैं। अब मैं तरीके दोनों बता रहा हूं। एक तो ये कि मान लो आप लिमिट जो है वो a to b ही चलाते हैं, क्या चलाते हैं बेटा, a to b ही चलाते हैं, और f(t) dt।
तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपको इंटीग्रेशन वगैरह सब करना पड़ेगा। करने के बाद वापिस से रीसब्स्टिट्यूट, मतलब वापिस से वैल्यू जो है वो x की फॉर्म में रखनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को? आपने जो भी जो है सब्स्टिट्यूशन दिया है बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन देने के बाद जो कन्वर्ट, जैसे x जो था वो t में कन्वर्ट हो गया। सो x t में कन्वर्ट होने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे लिमिट का झंझट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लिमिट आपकी x में थी ना बेटा, क्योंकि बाउंडेड रीजन आप जब बनाने जा रहे थे बेटा, जैसे ये था, सो x इक्वल टू 2 ये 4 था। सो ये बेटा आपने जो है आपकी लिमिट जो है वो x में थी, अब t में आपने पता नहीं कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिया, आपकी वैल्यू चेंज हो जाए। सो ये बात थी। तो फर्स्ट एक तो ये होता है कि आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अच्छी बात है आपने कर दिया, पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आपकी इच्छा है कि आप लिमिट को चेंज करते हो नहीं करते। अगर आप लिमिट जो है वो अनचेंज्ड, अगर आप लिमिट को अनचेंज रखना चाहते हैं बेटा, अगर आप लिमिट को अनचेंज रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो इंटीग्रल आया आप उसका कर दो, एंटी डेरिवेटिव निकाल दो बेटा। पर ये एंटी डेरिवेटिव जो आएगा आपका एफ ऑफ टी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको इसको वापिस जो है एक्स की फॉर्म में बेटा लाना पड़ेगा, एंड देन लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा ए टू बी। क्लियर हुआ? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम है, बट यहां पे लिमिट आने की वजह से जो है यहां पे दो केस अराइज हो जाते हैं, सिर्फ किसकी वजह से, लिमिट की वजह से। एंड अब चूंकि लिमिट आ चुकी है तो लिमिट में आपका काम ये हो जाता है कि आप लिमिट को x की फॉर्म में चढ़ा रहे हैं या फिर t की फॉर्म में वहां पे अप्लाई कर रहे हैं बेटा। सो मैं ये कह रहा हूं कि आपने लिमिट ये इसको चेंज कर दिया, उसके बाद ध्यान रखना है अगर आपको x की फॉर्म की ही लिमिट चढ़ानी है, मींस अगर आपको आपका काम नहीं बढ़ाना है, तो एक काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि जो आपने t में सब्स्टिट्यूशन दिया था उसको वापिस x में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप x की लिमिट अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड जो है वो क्या है कि लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही अलग दिख रहा है, पर इसमें कोई बड़ा काम नहीं है बेटा, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, मैं आपको चेंज करना दिखा देता हूं। लिमिट चेंज करने में क्या होगा बेटा, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन दिया एफ ऑफ टी डी टी हो गया एंड इंटीग्रल, अब बेटा आपकी लिमिट जो है वो ए और बी जो है वो नहीं रहेगी, मतलब समटाइम्स में भी कुछ ऐसा ही फंक्शन हो एग्जैक्ट, पर वहां पे तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं निकलेगा, पर समटाइम्स हो सकता है, बट मैं कह रहा हूं कि सेम नहीं रहेगी। कैसे? अब चेंज कैसे करना है, तो यहां पे करना है कि आपने सब्स्टिट्यूशन किया दिया, आपने जैसे दे दिया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू टी। सो ये a और b जो वैल्यू बेटा ये x की है, किसकी है? x की, क्योंकि x में चल रहा था सारा काम। सो ये x की है तो आप यहां पे x की वैल्यू रख देना, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू a देन t इक्वल टू बेटा a1 लेट कर लो, एंड x इक्वल टू b देन t इक्वल टू बेटा b1 ऐड कर लो। सपोज कन्वर्ट कर ली आपने, x की वैल्यू t की क्या आ रही, बस कन्वर्ट हो गया। अब आपकी वैल्यू क्या कहते हैं, लिमिट चढ़ाओगे तो क्या आएगी, a1 टू b1 f ऑफ t dt। अब आपने ये चेंज कर दिया, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपका इंटीग्रल का आंसर वही सेम आ जाएगा। अब क्योंकि t में और t की लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो आएगा वो फाइनल आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा हूं, इसको सीधा लिख रहा हूं एफ ऑफ टी, ये आपका फाइनल आंसर। यहां पे क्या होता है बेटा, x की लिमिट में काम करना चाहते हो तो वापस x में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? बस ये सिंपल सा था। सो ये जो था एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट मेथड है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है एवोल्यूट इंटीग्रल -1 to 1 5x to the power 4 रूट x to the power 5 प्लस 1 dx बेटा, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसको कि ये जो है वो क्या कहना चाह रहा है बेटा। सो अगर आप इसमें क्या करो बेटा, लेट कर देते हो, लेट क्या लेट करोगे, x to the power 5 प्लस 1 इजिकल्स टू, अगर आप t लेट करते हो, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो इसको t लेट करोगे तो इसका जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, 5x to the power 4 dx इजिकल्स टू आ जाएगा dt बेटा, x to the power 4 dx इजिकल्स टू dt आ जाएगा। चलो अब दोनों तरीके बता रहा हूं मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। देन फर्स्ट तो ये कि लिमिट -1 to 1, ये मैं x में ही चला रहा हूं यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं जो है वो x में ही लिमिट चला रहा हूं बेटा। चलो
तो यहां पे बेटा जो है मैं लिमिट x की चला रहा हूं, तो देखो 5x4 dx जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, एंड इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, रूट t हो जाएगा। चलो बेटा, सो मैं इसका करता हूं बेटा, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पे मैं करूंगा तो रूट t है बेटा, t की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3, क्योंकि पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये -1 और 1 है बेटा। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रल कर दिया। अब देखो वापस से मैं इसको चेंज करूंगा, 2/3 बोलिए, आप बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। t जो है बेटा क्या था, वो था x⁵ प्लस 1, सो x⁵ प्लस 1 की वैल्यू जो है बेटा वो है 3/2, और मेरे पास -1 to 1 है बेटा। आगे बढ़ू, बेटा मैंने क्या किया, तो इंटीग्रल इसका टी में कर दिया, बट लिमिट मैंने चेंज नहीं की थी, इसलिए मेरे को एक काम और बढ़ रहा है कि मैंने वापस कन्वर्ट कर दिया इसको। चलो फटाफट से लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप 1 लगा रहे हो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1⁵ 1 प्लस 1, ये 2 की पावर जो है वो 3/2 माइनस, और यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे जो है वो -1 लग जाएगा बेटा, -1 से क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5 माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा बेटा पूरा का पूरा। सो आपके पास जो है बचेगा केवल ये 2 की पावर 3/2, और ये प्लस 1 और कर देते बेटा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर जो है बेटा 5/2 और डिवाइडेड बाई 3। चलो एक बार समझते इसको, आगे करते हैं। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हो बेटा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आप इस वाले केस में आ रहे हो तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, लिमिट का काम करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, लिमिट का काम आपको करना पड़ेगा। क्या कि व्हेन, अच्छा x की आपकी वैल्यू क्या क्या थी लिमिट में, वो देख लो, आपकी वैल्यू थी -1 और 1। व्हेन x इक्वल्स टू -1, जब x की वैल्यू -1 रखते हैं बेटा, तो t जो है वो क्या हो जाता है, 0। एंड जब x की वैल्यू 1 रखते हैं बेटा, तो t जो है वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जब आप ये इंटीग्रल कर चुके हो, तो आपने जो इंटीग्रल किया था ना बेटा, ये इंटीग्रल -1 to 1 रूट टी डी टी, तो ये जो है आपके पास क्या आया था, ये आया था 2/3, टी की वैल्यू 3/2, और अब ये लिमिट जो है -1 और 1 मैंने चेंज कर दी बेटा, तो ये देखो लोअर लिमिट -1 थी, तो वो जो है वो 0 हो जाएगी अब, और ये 1 थी तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, आगे बढ़ दे। 2/3, जब यहाँ पे t की जगह बेटा 2 रखोगे, सो 2 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0, सो 2/3, और ये पावर 1 करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5/2 अपॉन में 3। ये देख लो बेटा, ठीक है, आया समझ में। सो ये है कॉन्सेप्ट, अगर क्लियर हो गया हो बढ़िया से अच्छे से, तो आगे देखें क्या था बेटा इस क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही था ओवरऑल। यहां पे जो था लिमिट अनचेंज, मींस मैंने जो मेरा सब्स्टिट्यूशन था वापस से मेरे को जो है रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू जो थी वापस एक्स के फॉर्म में लाके करूंगा। और अगर मैंने लिमिट चेंज कर दिया, मैं तो ये मानता हूं कि साथ साथ लिमिट चेंज कर दिया करो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, छोटा सा काम है, तो वापस से आपको कन्वर्ट करने वाला ये आना ही रहेगा आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े बेटा। तो ये जो था वो था आपका टोटली डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। अब बेटा अपन बात करते हैं थोड़ी बहुत डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज क्या कहती है। सो अपन को पढ़ना है, अपन को इतना डीपली उसमें नहीं है कि अपन प्रॉपर्टीज को करने बैठ जाए, सिंपल सी है, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज नंबर P0 है, जो है इन्होंने P0 से स्टार्ट कर रखा है बेटा, वो जो है वो क्या कहती है कि देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में P0 है, वो क्या है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो बेटा, तो ये अगर आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, या फिर ये मान लो जो वेरिएबल आपने चेंज कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रल, वो दोनों ही इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप x में कर रहे हो, आप t में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रोसेस सेम है और दोनों चीजें सेम है, मतलब आपने वेरिएबल जो है वहां पे जो है चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। f(x) dx a to b और a to b f(t) dt जो है वो सेम है।
चलो बेटा, जो इंडिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल होता है बेटा, उसको आप चेंज कर सकते हो, टी में यू में कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े। जो P1 प्रॉपर्टीज है वो क्या बोल रही है बेटा कि अगर आप लिमिट को जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं, मींस इंटरचेंज कर देते हैं, मींस अगर आपकी लिमिट A टू B है बेटा, क्या है, अगर आपकी लिमिट जो है बेटा A टू B है, A टू B है बेटा, तो अगर आप उसको B टू A कर देते हैं, ठीक है ना, तो जो है वो माइनस साइन आ जाता है। तो देखो मैं इसको बता भी देता हूं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है बेटा। अब ये मान लो कि मैंने जो है इसको जब सॉल्व किया तो बेटा ये जो है वो कैसे लिखूंगा, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको माइनस कॉमन लेके इसको इस तरीके से लिखूं, कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी लिखूं तो आप बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये अगर मेरे पास एक्सप्रेशन पड़ा है और मेरे को सॉल्व करना है तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, सो अपर लिमिट मींस ए और लोअर लिमिट मींस बी, और इसका जो डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा कि नहीं होगा। सो ए टू बी था तो मैंने बी टू ए कर दिया, तो आगे जो है क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ गए। और ये आप हमेशा ध्यान रखना कि इन पर्टिकुलर इसमें केस है कि अगर दोनों ही लिमिट सेम है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट मींस जो है वैल्यू जो है आपके एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल की जो वैल्यू है बेटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप खुद देख लो, माइनस माइनस करोगे बेटा। सो ये टर्म है, ये टर्म जो है वो जीरो कब होगी, जब ये b इक्वल टू बेटा क्या हो जाए a, मींस आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाए बेटा बराबर, इफ लोअर लिमिट इक्वल्स टू अपर लिमिट, देन जो इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स और ए टू बी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, दोनों बराबर हो जाती है तो जीरो हो जाता है। ये इन पर्टिकुलर आपके यहाँ पे लिख रखा है। समझ में आया। चलो बेटा, अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट नए लगे और समझ में आया हो तो इस कोर्सशाला पे जाके आप उसको जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर और जो है वो लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।